परिजनों से मिलते हुए, वहाँ मौजूद बाकी लोग। स्टूडियो में डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार साहब, कल से काफ़ी बात हुई आपसे अटल जी के बारे में, और अब तो खैर अटल जी का शरीर भी नहीं है हमारे बीच। मतलब ये मृत्यु तो अटल है, सबको आएगी, लेकिन ये एक ऐसी विदाई है जिसके लिए शायद देवता भी तरसते होंगे। एक ऐसी विदाई है जिसमें पूर्णकाम व्यक्ति जो है वो विदा ले रहा है। अगर एक वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1925 में संघ की स्थापना के बाद शायद यही एक समय रहा होगा, यही एक दिन देखना होगा जब आज अटल जी उस शव वाहन पर थे और उनके पीछे प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के अध्यक्ष, उनके इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे मंत्री जब पैदल पैदल चले होंगे, तो एक जैसे घर से बड़ा बुजुर्ग उठता है, जो पूर्ण काम उठता है कि मैंने जो काम लिया था। क्योंकि यहाँ स्टूडियो में जो महनीय पत्रकार बैठे जिनका पुराना अनुभव है, मेरा तो सिर्फ दृष्टा के रूप में बाहर से मैंने देखा है, जिस समय 1980 में स्थापना हुई और जिस तरीके से जनता पार्टी से अलग हुआ ये विचार और पार्टी बनाई, और बम्बई में जो भाषण दिया है और उसमें रात्रि में समुद्र तट पर जो उन्होंने एक भविष्यवाणी व्यक्त की है कि ना ये मेरे लिए कोई पद है, ना पुरस्कार है, एक जिम्मेदारी है। तो आज जब लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चले, इतना लंबा चले, तो मैं मन में यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री अगर इस राजपथ पर चले हैं तो इस देश के हर जनपथ पर अटल बिहारी वाजपेयी के पैरों की छाप है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता था, उसने कहा था कि मैं इस पृथ्वी को अश्वक्षर मुद्रांकित कर दूंगा, अपने अश्व के खुर से की मुद्रा से अंकित कर दूंगा। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पूरे भारत की परिक्रमा हरनिश इतनी ज्यादा करी है। किसी कस्बे चले जाइए, किसी गांव चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, हर जगह उनके किस्से हैं। हर घर में हमने तो कवि सम्मेलन 5000 रात पढ़ा होगा। आप देखिए कवि सम्मेलन कौन कराता है? नगर पालिका अध्यक्ष कराता होगा, वहाँ का कोई रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, हर एक के घर में अधिकांशतः एक फोटो अटल जी का टंगा हुआ मिलेगा। सन इतने में अटल जी आए थे, सन इतने में जनसंघ के प्रचार में आए थे, भाजपा के प्रचार में आए थे, मेरे घर खाना खाया था, मेरे घर रुके थे। तो ऐसे कितने नेता हैं। तो ये जो चिता की अग्नि है, इसकी लपटें जो ऊंची हैं, ये ऊंची लपटें आसपास मौजूद और दूर दूर बैठे हुए बहुत सारे नेताओं को और हम सबको हमारे छोटेपन का भी एहसास करा रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी बनना कितना दुष्कर है। लोग बाग बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, लोग बाग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे, लोग बागों के पास सब कुछ होगा, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कमाया वो भारत में केवल 2 लोगों ने कमाया, जिनके विपक्षी हुए, विरोधी नहीं हुए, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक अटल बिहारी वाजपेयी। सो कवि कुल का तो बड़ा नुकसान है। कवियों को इस बात पर बड़ा गर्व था, मंच के कवियों को तो बहुत ही गर्व था। नीरज जी संस्मरण सुनाते थे, बाकी कवि संस्मरण सुनाते थे, कौन सी रात कैसी बीती, 3-4 कवि सम्मेलनों का मैं भी गवाह हूँ, छोटे छोटे संस्मरण मेरे पास भी हैं। अपनी वाचालताओं के जब हमें पता ही नहीं था कि हम इतने बड़े आदमी के सामने खड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी विभूति से संवाद कर रहे हैं या उनका संवाद सुन रहे हैं। और ऐसे मौक़ों पर आप बातें अभी चूँकि स्वप्न की बात की, पूर्ण कामता की उसकी बात की, तो उन्होंने दो अर्थों में वो पूर्ण काम कहे जा सकते हैं। एक तो किसी भी व्यक्ति के लिए इस पद पर पहुंचना और इस कद पर पहुंचना जीवन की पूर्णता का स्वप्न हो सकता है। दूसरे संघ का जो अंतिम चरम स्वप्न था, उसको सबसे पहले साकार अटल जी ने किया। और उसके बाद राहुल जी से मैं सहमत हूँ, उस सपने को साकार करने के बाद एक वैचारिक समरसता की राजनीति चलानी। हालांकि उसमें आडवाणी जी का योगदान भी कम नहीं है कि उन्होंने जब वो कन्फ्रंट्रेशन वैचारिक रूप से आया तब उसको प्रेशर वाल्व की तरह काम किया। जब इतने सारे दलों को आप लेके चलते हैं तो सब आपके विचार से सहमत नहीं होते हैं, और जिन लोगों ने आपके इस राज रथ के नीचे अपनी चेतना और अपने जीवन के पहिए लगाए होते हैं, जिसे आरएसएस कह रहे थे, उसकी अपनी इच्छाएं थी कि अब हमारा स्वयंसेवक ऊपर प्रधानमंत्री पद पर बैठा है तो हमारा ये एजेंडा है, हमारी ऐसी सोच है। ऐसे समय में बहुत दुष्कर काम था। मतलब गठबंधन की सरकारें बाद में भी आई, आज भी चल रही है, कुछ लोग और गठबंधन बना रहे हैं, कल कोई और सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी, लेकिन इनको लेकर चलना। वो येरेना नायडू के टाइम का समय याद करिए, जब तेलुगु देशम नाराज हो गई है, प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं और येरेना नायडू वो चढ़ाते हुए बाहर बोलते थे हम बात करेगा प्रधानमंत्री से, और बाहर निकल के कहते प्रधानमंत्री से बात हुई है, सबको मिलकर देश का निर्माण करना है। तो एक ऐसा आदमी, आप पराठे वाली गली चला जाइए, उन्होंने अपने व्यक्तित्व से पद को छोटा कर दिया, बहुत अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि पद कोई भी, अब आज वो किसी पद के मोहताज नहीं थे। बिल्कुल प्रदीप भाई जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कहना, भारत रत्न तो बहुत सारे हुए हैं और होंगे, लेकिन एक वोटर के नाते, एक भारतीय नागरिक के नाते मुझे सदा ऐसा लगता है, राजनीति अपने गुणाभाग जानती है, अपने 100% और महत्व जानती है
कि जिस प्रधानमंत्री निवास में वो बैठे, वो प्रधानमंत्री निवास और आदृत होता अगर भारत 5 वर्ष उन्हें और देता। जैसे मुझे बार बार एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लगता है कि जिस बिल्डिंग से ये उपनिवेशवाद के गंदे फैसले लिए गए भारत के खिलाफ, उस बिल्डिंग को पवित्र किया ऋषि राजेंद्र प्रसाद ने बैठकर, उस बिल्डिंग को पवित्र किया शिक्षा गुरु सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठकर, उस बिल्डिंग को पवित्र किया राष्ट्र ऋषि एपीजे अब्दुल कलाम ने बैठकर। तो अगर अब्दुल कलाम साहब को एक टर्म और मिलता तो हमारी वो जो बिल्डिंग थी उसकी गुरुता और बढ़ जाती। तो लेकिन अब अटल जी तो प्रधानमंत्री के खांचे से बाहर निकल गए, पार्टी के खांचे से बाहर निकल गए, पार्टी का ही खांचा नहीं है कोई। आपने जो बीच में अपनी बात कहते हुए एक बात कही थी कि अभी भी आप बात की प्रदीप जी ने कि उन्होंने वो पद से बड़े हो गए, और आज जो हमने देखा भी राजा तो वो हो चुके थे, अब शासक आप प्रधानमंत्री अगर बन जाएं तो आप शासक हो गए, आप राजा तो हो ही गए। राजा के पीछे जब राजा का देहांत होता है तो प्रजा चलती है, हजारों लाखों लोग चलते हैं, लेकिन एक पूर्व राजा के लिए आज एक राजा चला पैदल। विरोधाभास देखिए, एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद आप उतरते ही हैं, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद अटल जी उतरे नहीं और ऊपर वहां से ऊपर गए। और ये जो आपने बात की ना सौरभ, राजा से भी बड़ा एक व्यक्ति होता है संस्थान में, जिसे कहते हैं राजा ऋषि। जो राजा के जो विधेय हैं, जो जनक हैं, जनक के बारे में जो कहा जाता है कि योगी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। तो आज हमारे घर में कुछ काम चल रहा है, मैं बिल्कुल निजी संस्मरण सुना रहा हूं, तो हमारे घर में जो काम सज्जन कर रहे हैं वो कल जब ये बात चल रही थी तो वो रोने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भाजपा के वोटर हैं कैसे? उन्होंने कहा नहीं साहब वोटर नहीं, जब प्रधानमंत्री नहीं रहे थे तो जो ये कृष्णा मेनन मार्ग पे मकान मिला था मैंने उसकी ठेकेदारी की है, मैंने उसमें लकड़ी की नीचे फ्लोर बिछाई है। तो मैंने कहा तो इसमें क्या है? तो बोले वो एक ही कमरा ठीक था जिसमें वो रह सकते थे, तुरंत ही उन्होंने परिवर्तन कर लिया था। देखिए आप कितने निर्मोही हैं कि जैसे ही वो खत्म हुआ कोई मोह नहीं है उस प्रधानमंत्री परिसर से, अपने मकान में आ गए, बाकी में डिब्बे रखे हुए हैं उनकी सामग्री के, उनकी किताबों के, और एक कमरे में हैं। तो वो ये कह रहे थे कि साहब मेरे मजदूर तो 9-10 बजे आते थे, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के इसलिए पहुंच जाता था कि सुबह 6-6:30 बजे उस मकान के पीछे वाले लॉन में अटल जी चाय पीते थे, और मुझे मैं एक बार दूर से देख के प्रणाम कर लेता था यूं झुक के, और वो देख लेते थे तो मुझे लगता था मेरा जीवन सफल हो गया। ये आदर इस देश में कितने लोगों ने कमाया है, आज जो लोग हैं उनमें कितने लोगों के पास ये आदर है। तो ये बड़ी कमाई है जो युगों में किसी को मिलती है, जो और बड़ी तपस्या से मिलती है, और इतनी आसानी से नहीं। इसके लिए युग बीत जाता है, इसके लिए पूरा समय बीत जाता है, लोग आपको कसते हैं। जो लोग ये समझ रहे हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये स्थान हंसते खेलते केवल अपनी कविताओं के सुनाते हुए, केवल सदन में अपने जुमले बोलते हुए, अपने वन लाइनर्स बोलते हुए मिल गया, वो गलत है। अगर संघ की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, बीच में विश्व हिंदू परिषद का उदय, उनकी राजनीति, अशोक सिंघल जी और गिरिराज जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो अगर लोगों को याद हो जो राजनीति के इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मेरा तो ये संयोग है कि मैं मान के चलता हूं कि मैं उसी स्कूल का विद्यार्थी हूं एक तरह से, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ समरस राजनीति। तो इतना सरल नहीं था उन घावों को लेना, उन इसीलिए कहते हैं कि पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेख फान, अपनों के बीच मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वो जो कह रहे हैं ना, वो सामान्य बात नहीं है। ऐसे एक अकेला आदमी, आपके वैचारिक परिवार का प्रमुख आपको राष्ट्रद्रोही कहे जब आप प्रधानमंत्री हैं, कितना बड़ा बात है प्रदीप भाई साहब, कितनी बढ़िया बात। भाई ये देखिए जहां से आप निकले हैं, जिस स्कूल से निकले हैं, थॉट स्कूल से निकले हैं, और क्या दबाव रहा। आज जब देखिए ये जो दृश्य आपके यहाँ चल रहा है, अडवाणी जी के चलने का जो आपने अभी चलाया है, मैं इन पैरों को देख रहा था, इस एक एक पैर में, कदम में अडवाणी जी के में 60 वर्षों का जो सत्संग है वो था। देखिए आप अडवाणी जी जो चल रहे हैं, मतलब हिमालय लिपटा है इस समय पैरों में। सोचिए कि उस व्यक्ति को वो लेटा हुआ देख रहे हैं जिसके साथ उन्होंने स्कूटर पे ओडियन सिनेमा में आधी रात फिल्में देखी हैं, जिसको बताया है कि कमला जी ने आज ये बनाया है, चलिए। तो अडवाणी जी को जो लौह पुरुष कहा जाता है इस दक्षिण पंथ की विचारधारा का, वो वैसे ये जो हाथ कांपे हैं, मतलब मेरे जैसे भावुक आदमी के लिए तो ब्रह्मांड कांपा है। कैसे क्या इस समय बीता होगा अंदर से। हम बिल्कुल कल से हम यही बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा आहत कल्पना भी हम लोगों के लिए मुश्किल तो वो अडवाणी जी सही कह रहे हैं। मतलब सोच नहीं सकते हम कि अडवाणी जी को ये जो दुख पहुंचा होगा इस समय, अकेलेपन का, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से वो जिस स्थिति में है, और भी ज्यादा साल रहा होगा इस समय ये दुख उन्हें। दोनों ने हार को कैसे स्वीकार किया, हार के बाद दोनों की के बीच क्या संवाद रहा होगा, क्या मनस्थिति रही होगी, कैसे एक दूसरे को समझाया होगा, फिर आगे बढ़ने खड़े होने की कैसे प्रेरणा एक दूसरे को दी। इसमें प्रदीप जी देखिए, अटल जी तो फिर भी कवि थे,
अपनी बात कह देते थे, व्यंजनाओं में कह देते थे, लक्षणाओं में कह देते थे अपनी बात। लेकिन अडवाणी जी जैसा व्यक्ति जो बोलता भी कम है और जिसके पास कविता का हथियार भी नहीं है, उसका कष्ट बहुत बड़ा है। आप देखिए कि वो जो आपने बताया हार को कैसे पचाया होगा। जब 2 सीटें आई 84 में तो कैसी स्थिति रही होगी। और वो बंबई का अधिवेशन याद करिए, जब किसी से सहमति लिए बिना, किसी से बातचीत किए बिना अडवाणी जी ने खड़े होकर बोल दिया, अध्यक्ष के रूप में अंतिम भाषण देना था। अटल जी बोल चुके थे, अटल जी के बाद बोलना था, और अडवाणी जी ने भाषण देते हुए समाप्त किया कि लोग पूछते हैं कि अगर सरकार आई तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। एक नारा ये देश सुनता है वर्षों से, जिसकी प्रतीक्षा में है। आज मैं प्रधानमंत्री पद का पार्टी का उम्मीदवार घोषित करता हूं और आप सब मेरे साथ नारा लगाइए और इस नारे को चरितार्थ करिए कि राज तिलक की करो तैयारी, अब की बारी अटल बिहारी। और सभा जो है, वो जो अटल जी का पॉज था वो सभा में छा गया। सभा को लगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि सभा में जो कार्यकर्ता थे उनके भी दल अपने अपने थे। अटल खेमे के थे, अडवाणी खेमे के थे। उन्होंने देखा अडवाणी जी क्या बोल रहे हैं, और फिर जो तालियां बजी हैं, और फिर अटल जी ने बैठते हुए कहा उनसे कि अरे महाराज मुझसे तो पूछ लेते। अडवाणी जी ने कहा कि आपसे पूछता तो आप हाँ करते क्या। और एक बहुत बड़े नेता जो बाद में अटल जी से असहमति के कारण पार्टी की लाइन से भी अलग हुए, पार्टी से अलग हुए, सुनते हैं कि वो अडवाणी जी के कमरे में जाके अडवाणी जी से लड़े कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, आप संघ से तो पूछते, आप पार्टी से तो पूछते। उन्होंने कहा उस क्षण मुझे जो उचित लगा मैंने कर दिया। और वो एक नारा ही भारत को स्वीकार हुआ, राज तिलक की करो तैयारी, अब की बारी अटल बिहारी। सबको देखा बारी बारी। हम छोटे छोटे बच्चे थे और हम मेले में भेजने से डरती थी माँ राहुल जी, मेले में नहीं जाना है। लेकिन अगर हापुड़ में रैली हो, मेरठ में रैली हो, मुजफ्फरनगर में रैली हो, हमारे पिताजी हमको पहले दिन बता देते थे कि भाई कल तैयार रहना, कल अटल जी की सभा सुनने चल रहे। आज फेसबुक है, ट्विटर है, ब्रांडिंग की कंपनियां हैं जो आपके बारे में फर्जी पोल चलाती हैं, आपको महान सिद्ध करती हैं, आपको बस अब सीधे भगवान से डायरेक्ट डेपुटेशन पे आया हुआ मनुष्य सिद्ध करती हैं, अपने अपने नेताओं को, अपने अपने दलों के अपने गणपति हैं। लेकिन एक समय जब ये सब चीज़ नहीं थी, एक व्यक्ति ने अपनी भाषा के सहारे, अपने जीवन के सहारे, अपनी आत्मा के सहारे लाखों लाख करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों को आंदोलित किया है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। 6-6 घंटे, 7-7 घंटे सुदूर जैसलमेर में, बीकानेर में लोग प्रतीक्षा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे और वो बोलेंगे। एक जोधपुर का बड़ा मशहूर संस्मरण है, शायद भाऊ आपको याद होगा, कि गए थे और 5 घंटा लेट हो गए हैं। नेट पर पड़ा हुआ है वो भाषण, सिर्फ सुनने में आता है। 5 घंटा लेट हो गए और 32-33 मिनट बोले। कई लाख लोग थे। जब नीचे बैठे अटल जी तो हल्ला मचने लगा, शोर शराबा हो गया, बहुत ज्यादा हुटिंग शुरू हो गई। तो उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी से पूछा कि भाई मैंने क्या गलत बात कह दी, क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि साहब लोग ये कह रहे हैं कि आप पहली बार तो आए हैं, हम 5 घंटे से बैठे हैं और आप 32 मिनट आप बोले। तो अटल जी ने कहा कि अच्छा भाषण की वंस मोर, कविता की सुनी थी। ये सोच के बताइए आप कि किसी व्यक्ति को ये आदर मिला हो इस देश में। अरे भाई आपको पहली बार कब मौका मिला उनकी मौजूदगी में कविता पाठ करने का? देखिए, हाँ, कवि सम्मेलनों में संस्मरणों के वो प्रिय प्रसंग थे। हर कवि की जेब में उनके पास 4 संस्मरण थे, 5 संस्मरण थे। और कवियों का सौरभ इतना आदर करते थे कि नीरज जी जो उनके प्रिय मित्र भी थे और कवि थे, जिनके साथ कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ी। एक तो नीरज जी का बड़ा अच्छा संस्मरण है, अटल जी ने खुद ने ही कादम्बरी में एक बार लिखा कि हम और नीरज जी दिल्ली से कवि सम्मेलन करने ग्वालियर गए, ट्रेनें लेट हो गई और हम रात को 3 बजे पहुंचे तो तंबू भी उखड़ गया और आयोजक भी चला गया। तो मैंने नीरज जी से पूछा कि जेब में पैसे हैं? नीरज जी बीड़ी पीते थे, अभी दिवंगत हुए। तो नीरज जी बोले कि मेरे पास तो पंडित जी बीड़ी पीने के भी पैसे नहीं है और भूख भी लगी है। तो बोले कोई बात नहीं, मेरी बहन का घर यहाँ पर है, वहाँ खाना खाने चलते हैं। एक संस्मरण में इंडिया टीवी के दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। अब वो नहीं है, कारवां लौट रहा है और इतने 3 बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे। मतलब आज किसी के बारे में कुछ पंक्ति पढ़ते समय हमको डर लगता है, हमको उसकी व्याख्याओं का डर लगता है। मैं राजनीतिक जीवन में काम करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में काम करता हूँ। सारी पार्टियों में, चाहे जो केंद्र में सरकार में है, चाहे प्रतिपक्ष में है, चाहे हमारी हो, वहां असुरक्षा बोध से ग्रसित नेतृत्व ऐसा है कि जिसके बारे में एक टिप्पणी आप करिए तो उसका अर्थ निकलता है, कविताओं का अर्थ निकलता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हो ना हो तब भी वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कल आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा जब वो सदन में आए थे जनसंघ के लोगों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी वो विपक्ष के नेता थे और हमेशा जब तक रहे विपक्ष में रहे। विपक्ष का मतलब जनता की आवाज, विपक्ष का मतलब वंचित की आवाज, विपक्ष का मतलब सरकारों की कृपा छाया से छूट गए मनुष्य की आवाज। तो एक संस्मरण जैसा सौरभ पूछ रहे हैं, मुझे याद आता है, आप सबको बहुत आनंद आएगा और हम अपने पितामह को हंस के स्मरण करें। अब तो मिट्टी की देह मिट्टी में मिल रही है। तो केंद्रीय गन्ना संस्थान लखनऊ में एक कवि सम्मेलन था, केसीनाथ त्रिपाठी जी का
सम्मान समारोह था जो आजकल बंगाल के राज्यपाल है, स्वयं सुकवि हैं, अच्छे कवि हैं। अटल जी उसमें मुख्य अतिथि बन के आए थे। हम भी पीछे कोने में बिल्कुल जैसे आपके स्टूडियोज में संचार माध्यमों के बच्चे सीखने आते हैं, ऐसे बिल्कुल इस मुद्रा में कोने के कहीं दुब के हम बैठे थे। बड़े बैटरी ऑफ पोइट्स थी। तो सरकार गिर चुकी थी, ये जो राज्यों में बनी थी राम मंदिर के कारण, विवादित ढांचा गिरने के कारण सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। तो एक कवि हैं हमारे बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के, प्रकाश पटेरिया, हृदयेश नाम से लिखते हैं। अब बड़े अक्खड़ और बड़े अनगढ़ कवि हैं। वो उनका क्रम आया, वो खड़े हुए, उन्होंने पहली टिप्पणी की कि मैं मंच पर बैठे हुए कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी तक ये 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। ताली बज गई। लेकिन जो पार्टी के लोग थे, मुझे याद है उसमें राजनाथ जी थे, मुझे उसमें याद है कलराज मिश्र थे, लालजी टंडन थे, उसमें बड़े बड़े तोप सब थे, सब उसमें आ गए। लेकिन अटल जी समझ गए। अटल जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पढ़िए पढ़िए, पहला प्रोत्साहन। उस कवि ने पंक्तियां पढ़ी अटल जी की तरफ इंगित कर करके। उन्होंने कहा कि जब सोमनाथ से चला था रथ आपका, तो आपने कहा था कि बुलाया श्री राम ने। जब 5 राज्यों में सरकार आई आपकी, तो आपने कहा था कि जिताया श्री राम ने। जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा हृदयेश, आपने कहा था कि गिराया श्री राम ने। और जब सारे काम राम द्वारा ही किए गए, तो मान लो कि आपको हराया श्री राम ने। वाह क्या बात है। तालियां बजी, जबरदस्त लोग बाग। क्या बात। और मैं उस कोने में बैठा हुआ बिल्कुल चुपचाप एक रिपोर्टर की तरह देख रहा था अटल जी के चेहरे पे क्या भाव आएगा। और अटल जी ठटा के हंसे और अटल जी ने उसको यहाँ बुलाया, यहाँ आओ यहाँ आओ। लोगों को लगा पता नहीं क्या होगा। वो कभी बड़ी विनम्र मुद्रा में गए, हमारे बड़े भाई जैसे, वो जाके उन्होंने यूं हाथ जोड़े और अटल जी ने उनकी पीठ पर 2 हाथ मारे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और कुछ है ऐसा? तो उसने कहा जी और सुनाओ। और सारी जनता ने ताली बजाई। लॉन्जाइनस कहता है कि आप बड़े कवि तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप बड़े मनुष्य ना हो। छोटे छोटे पद पर जीवन की सारी कमाई और तेजस्विता को दान कर देने वाले इस बौने युग में हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कद भारतीय राजनीति में रहा है। ये इस कविता महामानव तक को ये जब इस विदाई की ऐसी तस्वीरें आपने देखी तो क्या महसूस हुआ? मुझे उनकी कविता याद आई कि झुकी न अलकें, झपी न पलकें, सुधियों की बारात खो गई, रोते रोते रात सो गई। दर्द पुराना मीत न जाना, बातों ही में प्रात हो गई, रोते रोते रात सो गई। घुमड़ी बदली बूंद न निकली, बिछुड़न ऐसी व्यथा भो गई, रोते रोते रात सो गई। तो ये जो हर तरह की कविताएं लिखना, जीवन की ढलने लगी सांझ, उम्र घट गई डगर कट गई, जीवन की ढलने लगी सांझ। बदले हैं अर्थ शब्द हुए व्यर्थ, शांति बिना खुशियां हैं भांज। सपनों में मीत बिखरा संगीत, हिटक रहे पांव और झिझक रही झांझ। जीवन की ढलने लगी सांझ। मेरे पास तो वो शैली नहीं है जिस तरह से वो एक गर्दन में एक मुर्की आती थी। आज बहुत सारे नेता दक्षिण पंथ के उस तरह बोलने की कोशिश करते हैं अलग अलग दलों के, लेकिन उनके मुंह और शब्द और हाथ के बीच का तालमेल गड़बड़ा जाता है। कई बार हाथ पहले चल जाता है, लेकिन वो उनके अंदर प्राकृतिक था, उनके अंदर अपने अंदर जीवित था। और ये तस्वीरें जो लगातार आपको दिखा रहे हैं आज दोपहर से, जब से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई थी पार्टी के मुख्यालय से, हमने देखा कि उसमें लोग जुड़ते गए। जब वहाँ से कारवां चला तो शायद कुछ 100 लोग थे, फिर कुछ 1000 हुए और बढ़ते बढ़ते और तादाद। ये इतने कम समय में सौरभ, मुझे बार बार लग रहा है पता नहीं कोई परिस्थितियां रही होंगी, सरकार को थोड़ा और अगर समय मिलता तो मुझे लगता है कि देश भर के कोने कोने में उनके चाहने वाले हैं। आप कल बड़ी अच्छी चर्चा आप उनके स्वाद पे कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये सरकार ने ठीक किया, क्योंकि एक स्मृति हमको है जब इंदिरा जी के शव को 3 दिन रखा गया था। और नहीं, उसमें राहुल जी एक अंतर है कि इंदिरा जी और राजीव जी की हमने मृत्यु देखी है और शव यात्राएं देखी हैं, लेकिन वो दुर्घटनाएं थी मूलतः, नहीं, जो भी एक थी, पूरी अकाल मृत्यु थी। ये एक पूर्ण काम एक व्यक्ति जो है राजनीति का विदा हुआ है। क्योंकि आज मैं देख रहा था कि लोग रो रहे थे इस बात के लिए कि वो एक झलक देख लें। एक पूरी पीढ़ी पिछले 10 वर्षों से तो मौन में थी। एक पूरी पीढ़ी है जिसने अटल जी को बोलते नहीं देखा है। 10 वर्ष नेपथ्य में रहने के बाद भी इतनी इतना लोगों का इतना प्यार, लोकप्रिय, मतलब और आप- आज की युवा पीढ़ी जो मात्र उनको नेट पे पढ़ती हो या सुनती हो, 17 साल, उससे यदि वो 18 इतने साल, 20 इन्फ्लुएंस साल थे। के लड़के जिस तरह से बात कर रहे थे, हाँ, बोल जिस रहे तरह से थे, बात कर रहे हैं इंटरनेट पे मैं देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, तो ये जो भाषा का हथियार था उनके पास, जो उन्हें अपने पिताजी से मिला था कृष्ण बिहारी वाजपेयी से, उन्होंने उस तलवार का ऐसा इस्तेमाल किया कि ना तो हाथ कटा और ना किसी को चोट पहुंची। ऐसी शल्य चिकित्सा उन्होंने अटल जी ने कर दी। और ये देखिए गौरव क्षण है अपने आप में
कि ये आज सबसे पहले अध्यक्ष को विदा दे रहा है पार्टी का इस समय का अध्यक्ष, पीछे खड़े शिवराज चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको सदानंद सोनेवाल आपको दिखाई दिए, आपको ये अटल जी की महानता है। मैं वही, लोग जो लोग कुछ उन्होंने लोग ये लिखा है, सोचते मन की- होंगे कि मन की प्रधानमंत्री का फकीरी बड़ा पर दिल है या कुबेर अध्यक्ष की का बड़ा दिल संपदा है, होती ये है। वो बड़ा दिल वाली बात नहीं है। ये अटल जी का कद है। कद इतना बड़ा है अटल जी का कद कि है। इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का जो पार्टी राज्य कर रही है उसका अध्यक्ष अपने आप को इतना बोना समझ रहा है उनके सामने, क्योंकि उनकी आभा बहुत और बड़ी ये सत्य भी है, ये सत्य भी है कि अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी और कहाँ ये पूरी हमारी जो गैलेक्सी बैटरी है विजेताओं की। देखिए, लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी दक्षिणपंथी राजनीति के पितामह भीष्म है। मुझे इस उपमा से कभी सहमति नहीं रही। पितामह भीष्म एक ऐसे खंडित परिवार के बुजुर्ग थे जो अपने सामने उस पूरे महासमर में अपनी संततियों को उजड़ते हुए देख रहे थे, और वो जो शरशैया थी वो शरों की शैया क्या यही शैया होगी कि इस बात को चुभता होगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब गए हैं तब 1980 में उपहास का कारण बनने वाला वो जमघट जिसको लोग सोचते थे ये क्या कर लेंगे, और 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी के दिवंगत हो जाने के बाद के उभार में बही हुई सीटों के बाद केवल 2 छोटे छोटे टापू, एक नलगोड़ा में और एक गुजरात में, उसके बाद यहां तक पहुंचाना 1925 का स्वप्न। जो कि आज ये भी बड़ा भावुक था कि जब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से यात्रा प्रारंभ हुई, जिस दीनदयाल उपाध्याय ने क्राफ्ट किया कैरियर, इतनी ज्यादा चिंता अटल जी की थी दीनदयाल जी को कि 3 जगह से इलेक्शन लड़वाया, मथुरा से, लखनऊ से और बलरामपुर से। मथुरा में जमानत जब्त हुई, हमको किसी ने बोल दिया था पिछली बार मैं चुनाव लड़ा राजनीति में, भाजपा के मित्र ने चैनल पे बोल दिया शायद आपके यहाँ कि आपकी तो जमानत जब्त हो गई। अरे मैंने कहा आपके पहले अध्यक्ष की हुई थी भाई, इसमें क्या खास बात है? जमीर जब्त होने से तो जमानत जब्त होना अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जीवन जिया है। पहली मथुरा से जमानत जब्त हुई, राजा महेंद्र जीते, लखनऊ में दूसरे नंबर पर रहे और बलरामपुर से जीत के अंदर पहुंचे। तो ये जो चेतना का कौशल था जो लोहिया के पास था, लोहिया जब पहली बार पहुंचे तो कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाई, उपचुनाव में पहुंचे 600 कुछ वोट से जीते थे कि लोहिया जी कितने वोटों से जीते, तो बोले तुम जितने सारे मिलके उससे ज्यादा से। क्या आत्मविश्वास था। सो अटल जी ने इस यात्रा को जो उनमें विश्वास किया, दीनदयाल जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तो स्टेनो रहे, सचिव रहे, उन्होंने जो विश्वास किया उसे पूरा किया। और ये बड़े मन के साथ स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस को, सारी पार्टियों को, सारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को, कि जो अटल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, विचार की असहमति के बावजूद भी स्वीकार करने की जो पॉलिटिक्स है वो। और आज एक बात मैं आपको, मुझे देख के आपको लग रही होगी, आप सबको लग रही होगी कि जितना ज्यादा जनता ने अटल जी के लिए शोक किया है, उससे एक बात तय हो गई है कि समकालीन राजनीति कितनी भी जहरीली चल रही हो उसका अंत होगा और अटल जी वाला थॉट जिंदा रहेगा। इसका मतलब लोगों की जरूरत ये प्रतीक है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अच्छा हो और तो लोग स्वीकार करते हैं। अटल जी की ये जो तपस्या है आज वो सड़क पर दिखाई दी। हाँ, कि सड़क- पूरा सत्ता प्रतिष्ठान जनता बदली पीछे चल नहीं, रहा है। जनता बदली नहीं, जनता होशियार है, जनता समझती है। जो बड़े कद का आदमी है जिसने वाकई जनता के लिए कुछ किया, उसके लिए जनता के पास आज भी प्यार है वो और जीवित जनता रहते उमड़ती हुए है। भी आगे चले और मृत्यु में भी आगे चले। आगे चले, आगे चले। नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री साथ साथ चलते हैं यात्रा के, पार्टी के अध्यक्ष चलते हैं, तो वो संदेश तो ये भी देना चाह रहे हैं कि हमारी प्रेरणा तो यही है, हमारी प्रेरणा तो यही की देना राजनीति है। पड़ेगा। वो राजनीति कैसी भी हो, लेकिन उनका मैसेज ये है कि देखिए सौरभ, हमारे नहीं, हमारे लिए देखिए आदर्श सौरभ, यही है। मैं सौरभ समझता हूं देना कि पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी अपना कद बढ़ाया है। ये कदम, ये जो पग नापे हैं उन्होंने, इतने लंबे चले हैं, इससे उनका यश भी बढ़ा है। लेकिन राहुल जी ये तो निश्चित बात है कि प्रधानमंत्री इतने किलोमीटर पैदल पैदल चले। और देखिए, मैं घर उसी में की बात सहमति असहमति होती है। वही कह रहा हूं। हमारे पिताजी ने भी हमको 100 बार गालियां दी होंगी, हमारे पिताजी ने हमसे कहा हुआ नालायक घर से निकल जा, 50 बात की होंगी, पिता पिता ही रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सहमति असहमति हो सकता है किसी अवसर पर प्रधानमंत्री से, अन्य नेताओं से रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री को वो पल भी तो याद आया होगा कि जब एक पत्रकार के शब्दाह में वो थे शमशान में और उनको फोन करके बुलाया प्रधानमंत्री ने और कहा कि आओ कुछ बात करनी है, और फिर जाकर कहा कि जाओ गुजरात संभाल लो, गुजरात काम करो, तो वो तो दिन भी याद आया होगा। वो पूरी लंबी यात्रा है। और जो राहुल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपना गौरव बोध बड़ा किया है पीछे चलकर, ये जो श्रद्धा दी है, इसमें हाँ ये भी याद रखें प्रधानमंत्री के इन चलते हुए कदमों के पीछे कि इस राजमार्ग पे चलने की हैसियत भी
जो आदमी ऊपर अटल जी लेटा ने हुआ है इसी की पदयात्राओं ने बनाई है। इन्होंने पूरा भारत नापा, तब ये स्थिति आई कि आज पीछे इतने सारे मुख्यमंत्री चल रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि पड़पोते का मुंह देख लो तो सोने की सीढ़ी लगती है। तो आज जब मैं देवेंद्र फडणवीस को देख रहा था, पीछे खड़े हुए हमारे मित्र हैं, तो मुझे लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण पंथ का परदादा लेटा हुआ है और वो पड़पोते का चेहरा देख रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने तो दूर से ही देखा होगा, जड़ी बिछाई होंगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये एक पूर्ण काम परागमन है। ये कोई ग्लानि से भरा हुआ आधा काम छोड़ा हुआ व्यक्ति का जाना नहीं है। ये अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीने के बाद विदा हुए एक व्यक्ति की विदाई है, और इसका गौरव बोध भारत को भी करना चाहिए। और जो भाव कह रहे हैं कि उस तरह की राजनीति के लिए जो स्पेस है, ये आज सिद्ध हो गया। आज सिद्ध हो गया कि समावेशी विचार की राजनीति, सभ्यता और शालीनता की राजनीति, पारदर्शिता की राजनीति, क्रेडिबिलिटी की राजनीति, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। देखिए, मैं भाषण सुन रहा था, ये जो परमाणु परीक्षण के बाद पार्लियामेंट में भाषण चल रहे हैं, चंद्रशेखर विपक्ष की ओर से बोले, उन्होंने समापन किया बहस का और बहुत ज्यादा क्रूर होकर बोले अटल जी के खिलाफ। अटल जी खड़े हुए जवाब देने के लिए पहला वाक्य, संसदीय मर्यादा का प्रकर्ष। और मैं तो कभी आदमी हूँ, भाषा का आदमी हूँ, मैं मतलब इतना गदगद हो गया, मैं तब भी सुन रहा था लाइव। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं चंद्रशेखर जी के विचार से सहमत नहीं, बस मुझे दुख है। हाँ, आदमी कह रहा है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, मुझे इस बात का दुख है। और उसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू करी। प्रमोद जी बताते थे, जब प्रमोद जी से बातचीत होती थी, कि एक बार प्रमोद जी ने, पीछे ही बैठते थे प्रमोद जी, चंद्रशेखर जी को कुछ बोल दिया और चंद्रशेखर जी बुरा मान गए। वो बहस में नहीं आया, लेकिन उनके भंगिमाओं से लग गया। अटल जी अपने प्रधानमंत्री के कक्ष में पहुंचे, जबकि चंद्रशेखर जी इससे इतना प्रेम करते थे प्रमोद जी बाप जी कहते थे, और उन्होंने कहा कि आपने ये गलत किया, आपने चंद्रशेखर जी को ये वाक्य नहीं बोलना चाहिए था, आप जाइए, उनसे क्षमा मांग के आइए। और प्रमोद जी चंद्रशेखर जी के पास गए, उनसे क्षमा मांगी और फिर लौट कर आए। तो एक सचमुच का बड़ा आदमी आज इस देश ने जाते हुए देखा है, और आने वाले कल में 40, 50, 100 साल बाद पता नहीं भारतीय राजनीति कहाँ जाएगी, लेकिन बिना अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा किए आजाद हिंदुस्तान की राजनीति की जो पुस्तक है वो पूरी नहीं हो सकती, वो पूरी नहीं होगी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक अध्याय हो गया, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, लिख गए प्रभु आप, अब कोई मिटा ना पाएगा, आप ही ने जो लिखा अंतिम, वो हस्ताक्षर आपका हो गया। इस संबोधन का भी कोई सानी कहीं मिलता नहीं किसी और पार्टी में, कि कोई किसी पार्टी के नेता को बाप जी कहा जाता हो, या ऐसा कोई किसी के देखिए, शब्द से आजकल पुकारा जो जाता हो। साइको पारिवारिकता है, वो तो पारिवारिकता है, बात की थी उसकी, एक निजता है, एक परिवार वाले थे इसलिए था वो, और कोई बाहर का असर नहीं। और ये सबको ऐसा लगता था कि स्मृति ईरानी ने ट्वीट में भी यूज किया ये शब्द, लेकिन स्मृति उन्होंने जब याद किया तो उन्होंने लिखा कि मेरे बाप जी थे, क्योंकि गुन्नू दीदी से शायद उनका इंटरेक्शन ठीक ठाक था। नहीं तो ये निजता तो ऐसी थी। देखिए, आप आज आप दिल्ली में चांदनी चौक गली पराठे वाली में चले जाइए, वहाँ पराठे खाते हुए फोटो लगे हुए हैं। हाँ, आप चौक में चले जाइए लखनऊ में, वहाँ लोग आपको चर्चा सुना देंगे। फोटो है, आप ग्वालियर चले जाइए, वहाँ के चौराहे पे लोग बता देंगे अटल जी यहाँ थे, अटल जी ऐसे थे। तो ये जो आज मुझे कल लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल इसको राजकीय बना देंगे, लेकिन ये जो आज शव यात्रा निकली और इसके पीछे पीछे देश निकला, हजारों हजार युवक निकले, तो जनता के नेता की विदाई ऐसी होनी चाहिए थी। एक ऐसा व्यक्ति जो कोष्ठक में नहीं बंधा, जो उस सत्ता का जो रेशमी एहसास है उससे बाहर रहा, खुरदरापन उनमें बना रहा, खांटी आदमी होने का, मनुष्य होने का। अभी आप जिक्र कर रहे थे उनके संसद के एक भाषण का, उसके संस्मरण का, तो आइए कुछ अंश उनके ऐसे ही एक भाषण के देखते हैं और फिर याद करते हैं, फिर जीते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये भाषण भी सरकार जा रही थी जब उनकी तब का पहली बार लाइव प्रसारण हो रहा था, और अटल जी को पता था कि देश इसे सुन रहा है, और शायद ऐसा इस्तीफा भी किसी ने ना दिया होगा जिस तरह से उन्होंने ये बात कही। और ये जो आपने आखिरी बात जो सुनवाई है ना सौरभ, यही अटल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि पार्टियां तोड़कर
लोगों को खरीद कर अगर ऐसी सत्ता मिलती है तो उसे मैं उसको चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। से महाभारत का एक श्लोक का हिंदी अनुवाद किया उन्होंने। और देखिए अब राहुल जी चूंकि हिंदी भाषा से भी जुड़े रहे हैं, भाषा के लिए बड़े समृद्ध हैं, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि हम कितने बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी आरा से जीतते थे और विदेश राज्य मंत्री थे। तो एक सरकार विश्व हिंदी सम्मेलन कराती है जो विदेश मंत्रालय कराता है। मुझ जैसे विद्रोही को तो खैर आज तक बुलावा भी नहीं आया, कोई भी सरकार हो किसी की भी हो वो सह नहीं पाएगी। तो हमारे कवियों को इस बात की बड़ी आपत्ति रही कि से शुरू हो रहा है। हाँ जब भी होगा राहुल जी, हम तो संतन को कहा सीख रही सो काम। हमारा तो हमारा वाला भी बैठ जाता तो भी हमको ना सहता। कौन सहेगा हमको? अरे आज तक कौन सा न्योता है जो इस बात से अब भी कोई हमारा है। मुझे इस बात की कोई आपत्ति भी नहीं है क्योंकि जनता ने बनाया है, जनता के बनाए हुए जनता बुलाती रहे बस। और वो बुलाती है, वो रोज बुलाती है, हर गांव कूचे में बुलाती है, विश्व में बुलाती है। तो हम सारे कवियों को, कुछ कवियों ने कहा कि भाई ये जो सूची बनी है ये वामपंथी लेखकों रचनाकारों की सूची है। और चूंकि दिग्विजय सिंह जी जेएनयू से थे और उस तरह उससे भी बातें चलती थी, तो हमको अटल जी से कहना चाहिए। तो अटल जी से 5 मिनट का समय लिया गया। तो 25-30 कवि इकट्ठे हो गए। और जहां तक मुझे स्मरण है, जटिया जी साथ याद दिला पाएंगे, शायद जटिया जी भी उसमें थे, उन्हीं के नेतृत्व में हम शायद गए होंगे। वो खुद भी कवि, हाँ खुद भी कवि हैं, उज्जैन वाले श्रम मंत्री थे उस समय। तो हम अटल जी के पास पहुंचे और मैं वाचाल था ही, अब भी हूं तो तब भी था, तब तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या बोलना है। तो अटल जी को 5 मिनट का समय मिला। अटल जी बैठे और अटल जी ने पूछा कि भैया आज सब कविगण कैसे, सरकार पर बड़ी कृपा है क्या, कैसे? तो लोग बाग खड़े हो गए, सब क्या है बताइए। तो लोगों ने कहा साहब कि वो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है और देखिए इसमें सब जो लोगों की लिस्ट बना दी गई है वो अपने विचार के आदमी नहीं है। ओहो, अपने विचार के लोगों ने उस सेंटर टू राइट इंक्लिनेशन की बात कहनी चाहिए उनके सामने। और ये सब सर देखिए दूसरे विचार के लोग हैं और वो लोग जो हमारी आलोचना करते रहते हैं, जो आपके बारे में आवाजों लिखते हैं, अटल वाजपेयी, वो अडवाणी वाजपेयी जोशी त्रिमूर्ति के लिए, उनके नाम है। तो उन्होंने लिस्ट मांगी। राहुल जी बड़ा अच्छा संस्मरण है, यूं लिस्ट पढ़ी उन्होंने और हिंदी के महनीय क्षत्रपों के नाम उस लिस्ट में लिखे हुए थे। फलाने सिंह, डिमाके सिंह, ये दुबे, ये त्रिवेदी, ये तिवारी, उन्होंने पूरी जोर जोर से पढ़ी। ये मैं नाम नहीं लूंगा, बात खराब हो जाएगी। 2 सिंह से स्पष्ट हो गया, आगे चलो। यूं करके पढ़ी और फिर बोले, यूं उसको सामने रख के, इन लोगों को छोड़कर किन लोगों को ले जाने पर विश्व में हिंदी व्याख्यायित हो जाएगी, उनकी एक सूची बना लाइए। सभा समाप्त। अब कोई क्या बोले? मतलब आप देखिए इतना बड़ा आदमी, उन्होंने ये समझ लिया कि भाई देखो कुछ भी हो, आपके विचार से सहमत हो, असहमत हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, कवि तो यही है, साहित्यकार तो यही है, कहानीकार तो यही, जाएंगे तो यही। और वो सभा विसर्जित हो गई और सब चुपचाप लौट आए। तो इतनी बड़ी समझ का व्यक्ति भारतीय राजनीति ने बहुत वर्षों से नहीं देखा था। और अभी तो क्षितिज पर दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। और ये जो चिता की अग्नि है वो यही प्रश्न पूछ रही है बार बार हम सब से। जो जयशंकर प्रसाद की कविता है ना, पेशोला की प्रतिध्वनि, कि पेशोला के किनारे खड़े हुए महाराणा प्रताप कहते हैं कि कौन लेगा भार यह। तो ये चिता की अग्नि भी यही पूछ रही है कि यह भार कौन लेगा जो स्वीकार की राजनीति कर सके, जो समावेशी विचार की राजनीति कर सके। वामपंथियों के भी कंठहार, दक्षिणपंथियों के भी कंठहार, जिनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेम है उनके भी कंठहार अटल जी, जो उसके विरोधी हैं, जो उसके परम विरोधी हैं उनके भी कंठहार। और बड़ी से बड़ी संवाद की जो योजनाएं थी उन्हें सदन के अंदर, जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है मैं तब से देख रहा हूं पार्लियामेंट, तब से पहले दिन से पार्लियामेंट को ध्यान से देखता था, छुट्टी लेता था, कई बार यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो क्लास ऐसी लगवाता था कि भाई पार्लियामेंट शुरू होगा मैं वो देखूंगा। घर पर लोग कहते थे कि पागल आदमी पार्लियामेंट देख रहा है। ऐसे ऐसे आपको याद है उदारीकरण की बहस चल रही थी और वो अटल जी ने मनार अंदाज में कहा कि विदेश से चीजें आएंगी और सुंदर चेहरे शैम्पू लगा के शैम्पू बेचेंगे और आदमी दिन भर की कमाई से शैम्पू खरीदेगा। शैंपेन की आवाज है। तो पीछे से बाबू को याद है, पीछे से किसी ने कहा कि शैम्पू या शैंपेन। सेकंड के 100वें हिस्से में पंडित जी पलटे और बोले, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और पूरे सदन में ठाका, जवाब भी तो बहुत, पूरे सदन में ठाका, टाइम बिल्कुल नहीं लगता था जवाब कुछ और हिस्से सुनते हैं उनके भाषण के, क्योंकि वो जितने महान कवि थे उतने ही जबरदस्त ओजस्वी वक्ता भी थे और सत्ता में रहकर भी सत्ता के कीचड़ से कैसे दूर रहना है ये कला जानते थे अटल जी। मुझ पर आरोप लगाया गया है
और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि भाजपा तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। इसी उनके भाषण के हिस्से का आप लोग जिक्र अभी कर रहे थे। उन्होंने कहा था और जो यूं कहा दो महत्वाकांक्षाएं सौरभ थी। मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है कि जब एक अखबार के सर्वे ने उनको 55% पसंद बता दिया प्रधानमंत्री पद की, तो उनसे पूछा था, तवलीन सिंह जी ने इंटरव्यू लिया था कि आपकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पत्रकार बनने आया था, अब समय के फेर से राजनीति में आ गया हूं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। दो महत्वाकांक्षा हैं, एक तो ये कि मैं जीते जी कोई अपयश ना कमाऊं, और एक ये कि जब मैं जाऊं तो लोग कहें कि अच्छा आदमी था, अपने दल के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम किया। तो अपनी उस महत्वाकांक्षा में कई लाख गुना खरे उतरे अटल जी। जो उन्होंने महत्वाकांक्षा पाली थी, दोनों महत्वाकांक्षाओं में कई लाख गुना खरे उतरे हैं अटल जी। और ये अपयश की जहाँ तक बात है, तो जो सबसे बड़ा आंदोलन जिसकी बदौलत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो सत्ता के शिखर तक पहुंच पाई, राम मंदिर का आंदोलन और बाबरी विध्वंस, उस पूरे प्रकरण के दौरान भी हर किसी पर कुछ ना कुछ कहा गया सिवाय लेकिन आप देखिए कि उन्होंने साथ देते हुए पार्टी का किस तरह से अपने को अलग किया। सुबह जिक्र किया था मैंने, फिर से कह रहा हूँ, भोपाल में अधिवेशन हुआ पार्टी का, उसमें समापन भाषण हुआ, उसी के बाद रथ यात्रा शुरू होनी थी। उन्होंने कहा याद रखिए अडवाणी जी की ओर देखकर कि आप अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक वाक्य जो है वो चेतावनी भी था, उनकी असहमति भी थी, लेकिन पार्टी का अनुशासन मानने का एक जिस अधिवेशन की प्रदीप भाई साहब जिक्र कर रहे हैं, उसी अधिवेशन के शुरुआती भाषण में याद करिए क्या बोला उन्होंने, अयोध्या का अर्थ समझते हैं जहां युद्ध ना हुआ, ये बोले वो, इसका मतलब संकेत दे रहे हैं वो। उसके बाद एक बात और भी है, जो समर्थन का ज्वार होता है, जो जनता का आवेग होता है, उससे तटस्थ रहकर जो आदमी सोच पाता है वही असली नेता है। वो समय हमको याद है, हम युवा थे, हमको वो जुनून याद है, हमको वो पागलपन सड़कों का याद है,
उस समय भी जिस समय लोग बाग नारा लगा रहे थे एक धक्का और दो, इस सामाजिक समरसता के ताने बाने के टूट जाने से दुखी चिंतित अटल बिहारी वाजपेयी जहां से सांसद थे वहां से दिल्ली लौट आए और लौट कर उन्होंने कहा अगले दिन कि मेरे लोकतांत्रिक जीवन का सबसे काला दिन है, बिना ये सोचे कि इतना बड़ा जो जनसमूह है, इतनी बड़ी जो जन भावना है उनके विपरीत जाएगी या नहीं जाएगी। और उस एक वाक्य की और उस व्यक्ति की स्वीकार्यता का कारण है कि आज भी उनकी पार्टी मंदिर आंदोलन को अपना आंदोलन बताने से बचती है। और देखिए कि उसकी उन्होंने कीमत चुकाई। हाँ, निश्चित रूप उसके बाद वो पार्टी में हाशिए पर चले गए। पार्टी के ज्यादातर नेता उनके यहाँ जाने से बचने लगे, उनकी नोटिंग होने लगी। मुझे अब चूंकि अटल जी नहीं रहे तो मुझे कहने में कोई शक नहीं है और कोई बात में मुझे कोई वो बात भी नहीं है। पत्रकार लोग बैठे हैं जिन लोगों ने आर्टिकल लिखा अटल जी के बारे में, दिस इज द टाइम टू गेट रिड ऑफ, आज वो उन्हीं के मातृ संस्थान के प्रतिष्ठित पदों पर हैं, उन्हीं के द्वारा नवाजे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने जिन लोगों ने उनकी राष्ट्रवादियों की सपनों से बनी हुई सरकार एक चाय पार्टी पे न्यौछावर करा दी। और लोग निकट के लोग बताते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा आत्मीय सा वाचाल सा संबंध रहा प्रमोद जी से, बोलने चालने का। जब राजमाता पहुंची उनके कक्ष में वोट डालने के बाद, वही आखिरी समय था राजमाता को देखा गया था, जब वोट डालने आई थी तो अटल जी पहुंचे तो दोनों की आंखें भरी हुई थी। उन्हें इस बात का दुख नहीं था सरकार चली गई, उन्हें धोखे का दुख था। सरकार के जाने का दुख अटल बिहारी वाजपेयी को कभी इसलिए नहीं रहा कि जो लोग पुराने हैं उनसे पूछिए, अभी हैं उनमें से लोग, जब 5 वर्ष की सरकार पूरी करके अपने कागज लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय गए अटल जी, अपने कागज समेटने के लिए, तो ब्रजेश मिश्रा जी ने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया बॉस, तो इस पर ठाका लगा के उन्होंने कहा ये तो उन्हें भी नहीं पता जो जीत के आए जो जीत के आए हैं, हमको क्या पता, उठाइए सामान पंडित जी चलिए। यह है फकीरी, यह है जनक, मतलब महल में रहते हुए भी विरक्त। इसलिए सत्ता का लोभ नहीं था, उस धोखे का दुख था जो उन्हें लगा कि, और जब आपके पास इतनी बड़ी पार्टी हो, इतने सारे लोग हों, तो आपको नहीं लगता कि एक सीट कमा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अटल जी को बस आंख फेरनी थी उस अपकर्म से, उस पाप कर्म से पीठ करनी थी और ये कहना था मुझे पता नहीं है, बहाना बना देना था। आज बहुत सारे लोग ऐसा चुनाव आज एक बात अक्सर चुनाव हारने के बाद प्रमोद महाजन ने कहा भी था कि हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि 7-8 लोगों का ही फर्क था, एक वोट कुल 7 नहीं 7, जब पहली बार 7, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस जनादेश मिला है, जनादेश इसके खिलाफ नहीं। मैं कह रहा हूँ अक्सर लोग आजकल उदाहरण ये जब देते हैं तो कहते हैं कि आज की बीजेपी होती तो वो सरकार नहीं गिरती। तो भाई आज की बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी भी तो नहीं है, आज की सारी बीजेपी मिला के तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। सौरभ जी, आज की बीजेपी होती तो सरकार बनाने की स्थिति में कभी आती ही नहीं, तो फिर 1 वोट और 2 वोट की बात नहीं। मैं उसी आदर्श की बात कर रहा हूँ, नहीं उसी के बरक्स अटल जी के कि वहां से भी पार्टी कहीं की कहीं जा चुकी है। कल्याण सिंह ने वही सब किया और नतीजा क्या हुआ, बीजेपी उत्तर प्रदेश से निर्मूल कर दी गई। हर पाप कर्म के पीछे कोई ना कोई तात्कालिक रीजन आदमी जोड़ता है। महाभारत में हुई सारी गलतियां, चाहे कुलवधू का चिरहरण हो, चाहे एक निहत्थे बालक को घेर के मारना हो, सबके पास अपनी नीचताओं के लिए तर्क थे। अच्छा, अटल जी जानते थे कि तर्कों से काम नहीं चलेगा, लोग समझता है। एक और कविता है उनकी, बहुत ही खूब, जरा उसको भी सुन लें फिर बात करते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर। ये केवल कविता ही नहीं है सौरभ, ये एक तरीके का मतलब उनका जैसे कहते हैं ना मोटिव ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, वो पूरी तरह से उन्होंने उसमें बोल दिया है एक तरीके से जो बोला है मुझे। और राजनीति और कविता के बीच की जो यात्रा है, आप दृश्य में दिखा रहे हैं महामहिम का आना, जिस समय अडवाणी जी दिखाई दे रहे हैं, और मैं जब से इस दृश्य को मैंने देखा है मेरे अंदर से ये तीर की तरह चला गया है। इतना प्रखर व्यक्ति, इतनी ज़्यादा सोच रखने वाला, जिसे इस राजनीति का, दक्षिणपंथ की राजनीति का बिस्मार्क कहा जाता है, उनके मन में क्या इस समय चला होगा, इस प्रणाम के समय जब वो मुड़े होंगे, जब वो करके कि बस अब ये इतने वर्ष का जो दिनकर जी की उनकी कविता निराला जी की, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, कोई भी साथी नहीं हट रहा मेला, मैं अकेला। ये अडवाणी जी को इस समय लगा होगा कि संगी साथियों का जो आखिरी साथ था, जिनकी उपस्थिति ही अपने आप में साथ कहलाती थी, वो साथ छूट गया। बहुत बहुत एकाकी आलाप है, एकाकी विलाप है उनके कदमों में जो इस समय मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी बड़े प्रणाम की बात है कि अडवाणी जी इन आंसुओं को रोक पा रहे हैं। मतलब ये भी आप समझिए कि बहुत ही जबरदस्त कलेजा है, बहुत ही जबरदस्त धैर्य का अद्भुत बांध है उनमें कि जो इस तरह से रोक पा रहे हैं। राष्ट्रपति जी आए थे तब भी मुझे लगा, आपको याद होगा, राहुल जी और प्रदीप भाई साहब को याद होगा कि जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे तो उनके सचिव हुआ करते थे राष्ट्रपति, और उस समय अटल जी विदेश मंत्री थे। तो एक पुराना उनके साथ सत्संग है दिल्ली में भी, वो जो भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल थी उसको देखा करते थे उस जमाने में जब अटल जी अध्यक्ष थे। तो सबके पास अपनी अपनी यादों का एक, संस्मरणों का एक एक महाकाव्य है अटल जी को देखकर। उस युग के, जैसा आप कह रहे थे कि सभी साथी शायद अडवाणी जी के साथी अब नहीं रहे, भैरव सिंह शेखावत चले गए। हाँ, वो एक युग है पूरा, वो भारतीय जसवंत सिंह शायद इतनी लंबी उम्र नहीं मिली ना किसी को। वो शेखावत जी, अटल जी और अडवाणी जी, वो इतना लंबा साथ इन लोगों का वो एक रहा। तस्वीर भी एक है उन तीनों की बैठे हुए, और इन लोगों ने राजनीति उस दौर में की है जब कोई साधन नहीं था। चंदा भैरव सिंह मांगना। शेखावत ने बताया एक बार हमको कि 1977 में जब मुख्यमंत्री बने तब पहली बार एम्बेसडर कार में बैठे। बोले बस से चलते थे किसी कार्यकर्ता के यहाँ या पार्टी दफ्तर में सो जाते थे जहाँ प्रवास होता था। बोले तो उनकी शिकायत थी कि आज कार्यकर्ता जो है उससे कोई काम कहिए तो पहले व्यवस्था की बात करता है कि रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी, गाड़ी चाहिए। अब तो बोले चार्टर्ड में, हम लोगों ने तो ऐसे चार्टर्ड काम के सिवा किया कोई है, बात नहीं तो करता। हमको ये सुन के अच्छा नहीं प्रदीप जी लगता। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जो लोग आज की वो आज उन्होंने के जीवन में जो लोग अपने घर से 100 मीटर चलकर स्कूल बस पकड़ते हैं और उसे संघर्ष बताते हैं कि जीवन में बड़ा संघर्ष है, 100 मीटर जाना पड़ता है, शेखावत- उन्हें अटल जी के, भैरव सिंह जी के, अडवाणी जी के संघर्ष का कुछ पता नहीं। शेखावत जी बता रहे थे कि उदयपुर में जब वो जनसंघ के अध्यक्ष थे राजस्थान के, तब खुद ही टांगे में बैठ के दिन में जाके पूरे शहर में टांगा घुमा के खुद ही अनाउंस करके कि आज राष्ट्र में अपने प्रदेश अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत की सभा होने वाली है, विशाल सभा होने वाली है। खुद आके शाम को घूम के फिर कपड़े बदल के फिर उस ठिकाने पे जाना और भाषण दे के आना। तो ये देखने के बाद लगता है कि आज जो आप बार बार कह रहे थे कि जिस पथ पर ये चल रहे थे, तो राजपथ उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं का बनाया हुआ है। उसके लिए उन्होंने कई हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर गया। पथ नाप दिए। अटल जी दिल के इतने मतलब थे, उनको भोले बाबा एक तरह से कहा जाता था। आशुतोष। एक बार का अपना हम किस्सा बताएं। जनसत्ता में थे, उनका इंटरव्यू करना था, 93 की बात। उस समय पार्टी में हाशिए पे थे। मैंने फ़ोन किया कि आपका इंटरव्यू करना। बोले नहीं मैं इंटरव्यू नहीं देता आजकल, जाइए पंडारा रोड जाइए, अशोका रोड जाइए, वहाँ
इंटरव्यू मिलेगा। अरे हमने कहा कि अच्छा कम से कम एक कप चाय पीने का मौका दीजिए। बोले सब यही कह के आते हैं, बाद में कागज़ कलम निकल आती है तो अब बात नहीं करेंगे। लगा कि अब फ़ोन काट देंगे। तो हमने कहा लगता है आपको अपनी पार्टी के नारे पर यकीन नहीं है। तो जैसा उनका था बहुत तेज़ आवाज़ में बोले क्या मतलब। तो हमने कहा आपकी पार्टी का नारा है सबको परखा बार बार, हमको परखें एक बार। तो बड़ी ज़ोर से ठाका लगा कर हंसे, बोले ठीक है कल सुबह आओ। फिर इंटरव्यू देने से मना करते रहे। आखिर में जब हमने कहा कि आपने इस पार्टी की स्थापना की, संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर आपने पार्टी की स्थापना की थी, लगता है पार्टी उस रास्ते पे चल रही है, एकदम गंभीर हो गए। बोले तुम्हें इंटरव्यू दूंगा कल आओ। फिर इंटरव्यू दिया उन्होंने। जो इंटरव्यू दिया उस पर उनकी उसके बाद 3 दिन बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव होने वाली थी, बड़ी खिंचाई हुई। उन्होंने कहा पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी अपने रास्ते से भटक रही। हाँ। ये इंटरव्यू छपा था जनसत्ता में, उस पर उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो है कि देखिए, आपने ऐसा बोल दिया पार्टी के बारे में। मतलब मुझे पता नहीं कितने लोग इस पर विश्वास करते होंगे या ज्योतिषीय गणनाओं को मानते होंगे। नीरज जी के बहुत प्रिय दोस्त थे गोपाल दास नीरज, उनके बड़े अच्छे दोस्त शायद थे। वो कॉलेज में साथ में पढ़े थे, दोनों डीएवी कॉलेज कानपुर में साथ पढ़े थे और दोनों ने कवि सम्मेलन में बहुत साथ किए। 2009 में नीरज जी का इंटरव्यू छपा है। नीरज जी ज्योतिषाचार्य भी थे। उनको अटल जी की मैत्री के बारे में कोई सवाल पूछा कि मिलते जुलते रहते हैं आपस में। बोले हम तो दोनों साथ ही हैं और साथ जाएंगे। मैंने दोनों की कुंडली देख ली है, मैं और अटल जी 30 दिन के बीच में चले क्या जाए। बात, ये 2009 में उन्होंने कहा? 2009 में बोला है, छपा हुआ इंटरव्यू है। लगभग वही हुआ। 19 जुलाई को नीरज जी गए हैं और 29 अगस्त को वो चले गए। 30 दिन ही एक्यूरेट हुए हुए अभी भी। तो नीरज जी से, और नीरज जी 3 बार मिलने गए जब प्रधानमंत्री थे, अलग अलग कारणों से कभी चले गए। तीनों बार जो लोग साथ गए उनके साथ, और नीरज जी बताते थे कि तीनों बार मेरे मना करने के बावजूद प्रोटोकॉल के विपरीत मुझे बाहर गाड़ी तक छोड़ने आते थे कि नहीं मैं आपके साथ बाहर। प्रधानमंत्री होते हुए अपनी गाड़ी तक बैठाने आ रहे हैं। गाड़ी तक बैठाने आते थे। और ये जो मैं कह रहा हूं सौरभ, ये केवल नीरज जी नहीं, इतनी आत्मीयता का आभास पत्रकारों को है, कवियों को है, आप सबके पास है संस्मरण है। एक नाम से याद रखना लोगों को। एक लोगों किस शहर से आप आए हैं, आप शायद कोटा से आए हैं अटल जी के सामने, तो आपसे पूछेंगे वो कचौड़ी जो मिलती है वहां एरोड्रम चौराहे पे, तो आदमी को लगेगा। ये राजेश पायलट जी को भी था, उनको भी बहुत नाम याद रहते थे, गांव याद रहते थे। नेपोलियन को भी ये था, एक बड़े नेता। शरद पवार के साथ भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, तो उनके साथ भी है। एक बड़े नेता की पहली जो पहचान है वो ये है, अब जरूर स्मृति लोप ने होने लगा था बाद के समय में, लेकिन एक ऐसी अद्भुत स्मृति थी कि प्रत्युत्पन्नमति, उसी वक्त वो जुमला, उसी वक्त वो पंक्ति, उसी वक्त वो स्मरण उन्हें आ जाता था। तो स्कूल है मेरे ख्याल से, जिनको भी पॉलिटिक्स में रुचि लेनी है, जिन्हें कुछ बनना है, पार्षद, विधायक, सांसद, जो कुछ सोचना चाहते हो, वो कृपा करके उनके भाषण पढ़ें। नेहरू जी के विदा होने पर जो उन्होंने भाषण दिया है, अद्भुत भाषण, मतलब वो कविता का पीस है। लेकिन उनके कार्यकाल का शायद सबसे निर्णायक मौका जब उन्होंने परमाणु विस्फोट किया था और उसके बाद संसद में उनका भाषण, एक बार वो सुनाना चाहते हैं। ने ये रहस्योद्घाटन किया है कि तैयारी हो गई थी परीक्षण की, पोखरण जाने के लिए साज सामान प्रस्तुत था। मैं परीक्षण के समय उपस्थित रहने वाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम काम करेंगे? क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। परमाणु विस्फोट जब किया अटल जी की सरकार ने, उसके बाद कई महीनों तक प्रतिबंध लगे रहे देश के ऊपर, और उससे पहले ये भी उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें ये साहस नहीं दिखा पाई थी, लेकिन उनकी सरकार ने इसको देश के लिए एक अनिवार्य कदम मानते हुए इसको उठाया भी था। राहुल जी, और इस कदम को अटल जी की सरकार का कितना बड़ा कारनामा माने? सबसे बड़ा विश्व पटल पर भारत को एक आत्मविश्वास से भरी हुई एक आणविक शक्ति और सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में ये निर्णायक कदम था।
और उस समय खतरा पाकिस्तान से उतना नहीं था, जबकि हमें मालूम था कि उसकी तैयारी पूरी है, चीन से ज़्यादा था, और एक इतना बड़ा सामरिक असंतुलन पैदा हो गया था एशिया में, जिसको इस कदम से ही बराबर किया जा सकता था, दूर किया जा सकता था। तो ये हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आणविक जितने भी ये परीक्षण भी था और जो अस्त्र बनाए जाते हैं वो मुख्यतः न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं इसको। तो ये एक डेटरेंस मेजर है, ये हमला करने के लिए नहीं होता, इसीलिए उन्होंने कहा कि deter फर्स्ट करने के यूज लिए। नहीं करेंगे। तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका पूरा आकलन किया था। यह आकलन पहले के प्रधानमंत्री भी कर सकते थे अगर उनमें इतनी हिम्मत होती, और कि ये ज़्यादा चलेगा नहीं। उसके बाद उनको मालूम था कि सैंक्शंस लगेंगे, दुनिया के, यूएन के, यूरोप के, अमेरिका के, वो लगे, लेकिन 6 महीने में ही अमेरिका को अपने सैंक्शंस वापस लेने पड़े। और उसके बाद भारत और अमेरिका की दोस्ती का, गहरी दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक नई समझ दोनों देशों के बीच बनी। तो उस समय की तात्कालिक भू पारिस्थितिकी, जो भू राजनीतिक स्थितियाँ थी, जो समीकरण थे, उस समय इस कदम ने भारत के हाथ मजबूत करने में और भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ाने में बहुत निर्णायक काम किया। और इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं लिया उन्होंने, मेरे ख्याल से आते ही सरकार में आने के बाद पहले बड़े कामों में यही था। नहीं, इसके लिए दो बातें जो राहुल जी कह रहे हैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात थी, लेकिन इसके लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अपने वैज्ञानिकों के साथ, अपने देश की उस संस्था के साथ जो ये काम कर रही है, उसके साथ प्रधानमंत्री का जेल हो जाना, एक हो जाना, कि हमारे हर निर्णय के पीछे पीएम है। आज जब वो अपने शव वाहन पर जब उनका शरीर रखा गया, तो जो तीनों रक्षा पंक्तियों के जो योद्धा उनको कंधा दे रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि भारतीय सेना, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, वो अपने उस प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रही है जिसने कारगिल के दौरान उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। पहली बार ये हुआ कि कारगिल के हर शहीद को जो है वो राजकीय सम्मान के साथ ये किया जाएगा। और एक मंत्री की ड्यूटी लगाई, आपको पता हो शिकोबाद से हमारे अशोक यादव आते तो उनको प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये ड्यूटी लगाई कि आप जाएंगे, अब जहां भी शब्द होगा आप जाएंगे। तो ये काम करना, और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी जिसको राहुल जी ने जिक्र किया, प्रतिबंधों से डरना क्या है। हाँ, ये आत्मबल तभी पैदा होगा जब आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री हो, देश जिसकी सांस में सांस मिलाकर जय घोष बोलता हो। अगर आपके पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतने प्रतिशत मतों से जीता है और इतने प्रतिशत लोग नाराज है, इतने प्रतिशत लोग खुश नहीं है। मेरे पिताजी आज अन्न की कोई कमी नहीं है, और वो कोई घोर सनातनी भी नहीं है, मेरी माँ की तरह के व्रत रखें, वो सोमवार को भोजन नहीं करते सौरभ। तो मेरे अंदर जब पहली चेतना जागी तो मैंने उनसे पूछा कि आप व्रत क्यों रखते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार हमारे यहाँ भोजन का संकट था, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा कि अगर हम एक वक्त भोजन ना करें एक दिन तो पूरे देश का भोजन बच सकता है, तो मैं आज से सोमवार को भोजन नहीं करूंगा, आप लोग भी संकल्प लें। मैंने रेडियो पे भाषण सुन के संकल्प ले लिया। अब अटल जी चले गए, भोजन की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी संकल्प चल रहा है। ये कितने लोगों में संकल्प है, ये कितने राजनेताओं में नैतिक ताकत है कि वो लाल किले के प्राचीर से बोल दें, वो कभी बोल दें अपने देश से कि आपको ये करना है, तो पूरा देश एक साथ हो जाए। इसके लिए सबसे पहले देश की जो शंकाएं आपके बारे में है उनका निराकरण करना पड़ता है, देश से सीधा सीधा संवाद करना पड़ता है, प्रामाणिकता देश से सिद्ध करनी पड़ती है। हाँ, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ती है कि आप सबके हैं, सबके हैं। आप केवल एक पार्टी के नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा आज लग रहा होगा, लेकिन इसके दूसरा जनक कदम अटल बिहारी उनका वाजपेयी। दूसरा कदम और था जो उनके राजनीतिक साहस का प्रतीक है। पहला ये था, दूसरा ये था कि उन्होंने देश जो आर्थिक उदारीकरण की नीतियां चल रही थी उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटाए, और इतना आगे बढ़े कि पहली बार देश में उन्होंने ही विनिवेश मंत्रालय स्थापित किया। बड़ी उससे पहले कोई मंत्रालय नहीं था। बड़ी नाराजगी बहुत हुई, आलोचना हुई। संघ परिवार तो पीछे पड़ गया। एक तरफ संघ नाराज था, दत्तोपंत ठेंगड़ी दूसरी बहुत तरफ- बड़े फ्रंट खोल दिया था उनके खिलाफ। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट नाराज थे। स्वदेशी जागरण मंच बहुत सक्रिय था, बहुत मुखर था उनके खिलाफ। इन दो ध्रुवों के विरोध के बावजूद उन्होंने एक कदम उठाया और बिल्कुल अडिग रहे, एक इंच पीछे नहीं हटे। ये कन्विक्शन और है, उसमें कुछ आपको गड़बड़ अपने नहीं काम होने पर- दी। सत्ता जाने के बाद कांग्रेस ने उसकी बड़ी जांच कराई, बहुत कोशिश की, इसमें कुछ निकला नहीं। अच्छा, अभी आप कुमार अभी जिक्र कर रहे थे कि नेहरू जी के बारे में क्या विचार थे अटल जी के, इसको भी उनको जानने पढ़ने वालों को देखना चाहिए। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहीं जिक्र किया नेहरू जी का, उसका एक हिस्सा छोटा सा दिखाते हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी सदन के नेता थे, वे लोकतंत्र को बलशाली करने में लगे रहते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से सदन का स्वरूप बदल जाता था। सदन में
शांति छा जाती थी। जब वे बोलते थे तो केवल सदन नहीं, केवल देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सारी दुनिया उनकी बात सुनती थी। उनके साथ और भी स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज सदन में मौजूद थे। इससे सदन की प्रतिष्ठा थी, एक गरिमा थी। और सब भूल जाइए, देश के पहले प्रधानमंत्री जिस संसद में बैठा करते थे उस संसद का आखिरी गवाह नहीं, इस संसद आज जो बैठने सबसे वाला वो नहीं रहा। वो नहीं रहा। संसद में पहली मतलब जो अटल जी की पहली संसद थी 1957 में जब वो आए तो उनको उनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना किसने? नेहरू जी ने पहचाना। नेहरू जी ने। और देखिए कितना ऐसी प्रेम। घोषणा कोई कर सकता है एक प्रधानमंत्री की ये देश का प्रधानमंत्री है। एक विदेशी ब्यूरोक्रेट से परिचय कराते हुए कहा कि हमारे बड़े जबरदस्त पार्लियामेंटेरियन ने पहली बार आए हैं एंड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और सबसे बड़ी बात, नेहरू जी का कितना स्नेह रहा। आज व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर जब एक विचार के लोग पहले प्रधानमंत्री के बारे में अपयश फैलाते हैं तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि हे मूर्खों, कम से कम अपने पूर्वज से सीखो कि उन्होंने नेहरू जी के दिवंगत हो जाने पर क्या भाषण दिया। और नेहरू जी पहले सदन में गए, पहले सत्र में गए, अशोका होटल का प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। अशोक जी को याद होगा, अशोका होटल प्रस्ताव चल रही थी। वाजपेयी जी खड़े हो गए। वाजपेयी जी ने कहा कि ये 5 सितारा होटल नहीं बनना चाहिए, भारत में तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। लखनऊ की रैली में मैंने भाषण में अटल जी को सुना। क्या अद्भुत तरीके से उन्होंने नेहरू जी की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया अपनी रैली में। इन दिनों जब हम लोग चुनाव देख रहे थे, हम छोटे छोटे थे, उन्होंने कहा मैं सदन में था और ये बात हुई और मैंने ऐसा कहा, तो नेहरू जी ने कहा कि ये कौन नए नए आ गए हैं हमको सिखाने वाले, अरे होटल भी बनाएंगे और उसके मुनाफे से हॉस्पिटल बनाएंगे। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि वो होटल आज भी घाटे में चल रहा है और हॉस्पिटल कितने बने ये आपको पता ही है। कितनी विनम्रता के साथ उन्होंने नेहरू की निवेश नीतियां जो थी, सोच की नीति जो थी, उस पर प्रहार किया। जो लोहिया कहते थे कि नेहरू एक विशाल पर्वत हैं, लोहिया ने नेहरू जी के सामने का सदन में कहा कि आप बहुत बड़े पर्वत हैं, मैं आपको तोड़ नहीं पाऊंगा, पर मैं आपकी नीति में इतना सिर मारूंगा कि उसमें से दरार बन जाएगी और उसकी दरार को बड़ा करके बड़ी पीढ़ियां उसमें से यात्रा करेंगी। आज हो रही हैं। और जिनको कहते हैं राजीव गांधी, कितना आदर करते थे राजीव जी। आप सबको पता है कि इन्फेक्शन हो गया था किडनी में और विदेश में इलाज होना था अमेरिका में। राजीव जी ने एक दिन बुलाया, आमंत्रित किया। पूरी सत्ता की कॉरिडोर जानती है कि प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। राजीव जी उठे और दूसरी तरफ जहां बैठते हैं वहां बैठ के कहा कि मैं आपको एक छोटा सा काम आप मेरा कर दीजिए। अटल जी ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का प्रतिनिधिमंडल जाना है, उसके आप साथ चले जाइए चेयरपर्सन होके, और एक छोटा सा काम और है और ये किडनी का इलाज आप करो। उन्होंने कहा नहीं, आपको कैसे पता चला? कहीं से पता चल गया। उन्होंने बाध्य करा और भेजा और अटल जी ने इसका जिक्र किया। अटल जी की कृतज्ञता देखिए। तो कितने बड़े लोग, किन लोगों ने क्राफ्ट किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव रहे। कल मैंने उनकी नेहरू जी से तुलना कर दी एक ट्वीट में कि नेहरू के बाद ऐसा लोकमान्य, ऐसा लोकप्रिय और ऐसा कोई वो नहीं हुआ, तो आज तक लोग गाली दे रहे हैं। एक ये चल पड़ा है और लोग पढ़ते नहीं, लोगों को पता नहीं होता। नहीं, देखिए जो आपने कहा कि ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, इसका बहुत संकुचित दायरा है, सोच बहुत संकुचित है। नहीं, अटल जी से कुछ सीख सकते हैं और कम से कम कल से आज तक के इस अनुभव के बाद हर एक कुछ सीख सकता है कि इस देश में कैसी राजनीति ऐसी लोकप्रियता और प्यार दिलाती है। वो सब सर्वसमावेशी राजनीति ही, और जो नकली ना हो, जो हृदय से निकली हो, वो ये पद दिलवाती है। और कोई विचारधारा इसके आड़े नहीं आती। आपकी विचारधारा जो भी हो आप उस पर कायम रह सकते हैं। सौरभ जी, जो मैंडेट अभी मिला है हाउस में, प्रकाश और कार्ल मार्क्स दोनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है। लेकिन एक बात हम ये बताएं, जाना सबको है, विदा सब होंगे, मृत्यु तो अटल है। आज अटल को भी मृत्यु अटल है, लेकिन किसी का जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता। कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर में जो छठा पुत्र पैदा हुआ, उसके जन्म के समय किसी ने कोई ऐसा उत्सव न मनाया होगा, लेकिन आज जब वो व्यक्ति विदा हुआ है तो उसकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। यानी कि आप छोड़ के क्या जाएंगे। तो जिन नेताओं के पीछे इस प्रकार के लोग हैं और इस तरह के अपयश के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाले लोग हैं, उनके नेता भी सोचें, वो भी सोचें कि भगवान ना करे वो क्षण आपका अभी हो तो आपको लोग कैसे सोचेंगे। कितने लोग आपके लिए रोएंगे, कितने लोग आपके लिए ऐसे बैठे होंगे। हम सब लोग जो पिछले 48 घंटे से जनता से संवाद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं विभिन्न किस्से, कितने लोग करेंगे ऐसे? आज पार्टी को जो मैंडेट है हाउस में, लोकसभा में, अटल जी का जो पूरा व्यक्तित्व था, उसमें से 25% भी एक्सेप्ट कर ले और एडॉप्ट कर ले तो आने वाले 30 साल तक कोई सत्ता से बाहर निकाल नहीं सकेगा। लेकिन वो एडॉप्ट करना पड़ेगा।
अटल जी के पीछे चलने से श्रद्धांजलि नहीं होगी, अटल जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अटल जी को समझना होगा और उनका अनुकरण करना होगा। एक और भाषण सुनते हैं। राम जन्मभूमि पर बोलते हुए अटल जी ने कहा था कि कैसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में भगवान राम पूजनीय हैं। अटल जी ने उन मुस्लिम देशों के बारे में भी बताया जहां भगवान राम को सम्मान दिया जाता है, जहां रामलीला खेली जाती है। इंडोनेशिया का अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है। कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। और राम मंदिर पर ही अटल जी का एक भाषण आपको सुनाते हैं जिसे इस विषय पर उनका सबसे कंट्रोवर्शियल भाषण कहा जाता है। वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। मंदिर के बाद वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। मेरे अयोध्या जाने की इच्छा थी मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। राम मंदिर आंदोलन के आलोचक, बीजेपी के विरोधी इस भाषण का हवाला देते हैं जब भी ये कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोई भूमिका नहीं थी। देखिए सौरभ, क्या होता है, कवि के साथ 2 स्थितियां हैं। कवि को शब्द शक्तियां मिलती हैं, इसका नुकसान भी है, इसका फायदा भी। और खास तौर पर राजनीति में अगर कोई कवि है तो उसका ये नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा तो ये है कि वो उस कविता के छोटे छोटे फ्रेज और कविता की भाव संपदा को लेकर अपना एक जगत निर्माण करता है, लोग उससे प्रेम करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, वोट देते हैं। और नुकसान ये है कि उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार की जाती है। अब ये इतिहास में दर्ज हो गया है भाषण। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय की मनस्थिति क्या थी और वो क्या कहना चाहते थे, ये कुछ पता नहीं है। ये सब जानते हैं कि जब रथ यात्रा निकली थी तो अटल जी उससे सहमत नहीं थे। आपको याद होगा, प्रदीप भाई साहब बैठे हैं, 4 लोगों की भूमिका बनाई गई थी। राजमाता को कामाख्या से शुरू करनी थी, सिकंदर बख्त को बंबई से शुरू करनी थी, अडवाणी जी को कन्याकुमारी से शुरू करनी थी और अटल जी को कश्मीर से शुरू करनी थी। राजमाता ने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सिकंदर बख्त जी ने कहा कि मुझे सुनेगा कौन, अडवाणी जी तो स्वयं पार्टी थे, और अटल जी ने सिर्फ इतना करा कि झंडी दिखा दी। लेकिन इतने बड़े कालखंड में अगर कुछ लोगों के पास ये एक क्लिप है और इसकी भाषा का अनुवाद है तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई पूर्ण पुरुष तो भगवान राम भी ना हुए।
उनके लिए भी लोगों ने बोला। इसलिए आज जो व्यक्ति गया है उसका 1% भी अगर भारतीय राजनीति हो या किसी पार्टी में हो, मैंने तो यही सोचा अपनी राजनीति में, जब जब मेरे पास भी कुछ संकट आए, छोटे मोटे आए, 2-4 लालच आए, 2-4 चीजें आई, तो मैंने तो यही सोचा, यही सुने सब भाषण कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूने से अस्वीकार करता हूं। और आप पत्रकारिता में हैं, मैं अकेला कभी बैठा हूं, आप चारों महत्वपूर्ण पत्रकार बैठे हैं। राहुल भाई साहब को तो सुन के हमने खबरें देखी हैं, प्रदीप भाई साहब के जनसत्ता में लेख पढ़े हैं और भाऊ के साथ सत्संग किया है। एक बड़े पत्रकार, एक बड़े उद्योगपति जो खुद अखबार चलाते थे, मैं उल्लेख नहीं करूंगा उनका नाम लेके, और इंदिरा गांधी जिनसे घबराती थी, उनकी एडिटोरियल मीटिंग में एक तेजाब पिए हुए एक पत्रकार ने कहा कि साहब ये क्या है हमारे अखबार में छपता है, अटल जी ये क्या है, हमने छापा कभी इंदिरा जी, हमने छापा कभी फला जी, ये अटल जी कैसे छपता है, फर्नांडीज जी, बहुगुणा जी। तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि भाई मुझ पर तो भरोसा है कि मैं किसी तरफ नहीं। तो उस पत्रकार ने कहा सर आपसे तो भरोसा है, संपादक भी थे, मालिक भी थे। तो उन्होंने कहा कि हर काम में, हर व्यवसाय में कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को एक्सेप्शन समझ के जी लगा दो। और फिर मुस्कुराकर उन्होंने कहा वैसे तुम नहीं भी लिखाओगे ना, अटल भी लिखोगे तो पाठक जी पढ़ेगा। कितनी बड़ी बात है कि आप अटल लिखोगे तो पाठक जी पढ़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे जी लगा दिया था। और हर जगह, मैं जिस कस्बे से आता हूं राहुल जी, आप जानते होंगे, आप तो उनसे बड़े परिचित थे, शिव कुमार गोयल बड़े पत्रकार थे, वो वीर अर्जुन में उपसंपादक रहे थे अटल जी के साथ, दोनों एक ही टेबल पर बैठते थे। उनकी षष्ठी पूर्ति में अटल जी आए भी थे। उनका जब भी पत्र आता था तो नगर में, बड़े हमारे कस्बे में हर्ष का विषय होता था, या वो आते थे। मैं छोटा था, मैं उनके जाता था, मुझे पत्र दिखाते थे, अटल जी का खत आया। एक बार अटल जी के खत में मैंने भाषा का कौशल देखा, हाथ से लिखा हुआ। मैं लिखा था, प्रिय शिव कुमार जी, खेद है कि आपके पत्र का जवाब 3 महीने बाद दे रहा हूं। मेरे आलस्य को मेरी व्यस्तता का बहाना मानकर क्षमा कर देना। मेरे आलस्य को मेरी व्यस्तता का बहाना मानकर, मेरे पास पत्र है मैं आपको दूंगा, क्षमा कर देना। ये देखिए भाषा कौशल। फिर उनके षष्ठी पूर्ति में वहां भी आए। हमारे ताऊजी, मेरे ताऊजी आचार्य रामनाथ सुमन संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनके पुत्र वागीश दिनकर कवि हैं। तो जब 2 सरकारें गिर गई 13 दिन की और ये 13 महीने वाली, तो कुछ लोगों ने अटल जी को कहा कि साहब ये ज्योतिषीय गड़बड़ है, 13 बड़ा गड़बड़ है, और इस बार आप शपथ लेने जाएं तो पहले आप फला पूजा कर देना और आचार्य जी सब करेंगे। आचार्य जी से परिचित थे, तो पहले तो उन्होंने मना किया कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो, राजनीति है इसमें, तो क्या है, संख्या बल पूरा नहीं हुआ। फिर तैयार हो गए कि चलो पूजा करते हैं। ताऊ जी सुनाया करते थे कि वो उन्हें लगा कि कितनी देर में आएंगे, क्या होंगे, वो सुबह ही सुबह पहुंच गए तो देखा कि सामग्री वाग्य सब लगी हुई है और अटल जी तैयार बैठे हैं। और अटल जी ने को प्रणाम किया आचार्य जी ने कि आदरणीय प्रणाम, अटल जी को प्रणाम कहा। तो अटल जी ने कहा देखिए आचार्य जी, अब आप विधान पूर्वक सब करा दीजिए, अब सरकार गिरी तो मेरा कोई दोष नहीं है, आपकी पूजा का दोष है। तो उन्होंने कहा कि आपने किस संकट में डाल दिया। और वो बोले कि मैंने पूरी आत्मा विधान के साथ पूजा कराई और उनको मौलिक रक्षा सूत्र बांधा। और बाद में भी जब जब कभी मिलते तो कहते थे कि भाई आचार्य जी ने पूजा कर दी है, अब ये 5 साल तक 5 वर्ष पूरा कटेगा। इतनी विनोद प्रियता, इतना लोगों के साथ सहकार। और राजनीति की जो समझ है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अवढरदानी मान लें कि कोई भी आ गया लुटा देंगे और कुछ, ऐसा नहीं है। हमारे कवि सम्मेलन के कवि ने, राहुल जी आपको एक किस्सा अच्छा लगेगा, 300-400 रात राम मंदिर आंदोलन में कविताएं पढ़ दी उत्तर प्रदेश में। उसने हम सब कवियों से कहा कि भाई अटल जी के पास चलो। तो अटल जी से कोई टिकट मांगने जाएगा विधानसभा का, तो मूर्खता ही होगी। पार्टी तो जानती थी कि अटल अडवाणी से बात नहीं कर सकते आप इस बारे में, लेकिन हमारे कवियों के विशेषाधिकार थे। हम में से एक आध कवि ने समय ले लिया अटल जी से मिलने के लिए। तो अटल जी के पास मिलने के लिए ये नहीं बताया कि किस लिए आ रहे हैं, तो अटल जी ने कवियों को मिलने का समय भी दे दिया। तो कवियों ने बात शुरू की, बोले साहब ये कवि हैं जी, इनको टिकट चाहिए और इनके जैसा आदमी विधानसभा में जाना चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो अटल जी ने पूछा हाँ बताएं। तो उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा कि साहब मैंने 200-300 रात राम मंदिर आंदोलन के लिए कविता लिखी है और वातावरण निर्माण किया है और कविता पढ़ी है। 2 वाक्य पूछे अटल जी ने और निर्णय घोषित हो गया। अटल जी ने पूछा कि अच्छा तो ये कविताएं आपने कहाँ पढ़ी? तो वो बोले जी मैंने कवि सम्मेलनों में पढ़ी। तो बोले अच्छा तो कवि सम्मेलन में तो मानदेय भी मिलता होगा, पारिश्रमिक भी मिलता होगा? तो वो कवि बोला हाँ जी मानदेय। तो बोले ठीक है पधारें आप। बाहर आके वो कवि हमसे बोला कि अटल जी ने क्या कहा? मैंने अटल जी ने ये कहा भाई तुमने कविता पढ़ी, पैसे लिए, पार्टी के लिए क्या काम किया, टिकट किस बात का? इसे कहते हैं संकेत की भाषा, इसे कहते हैं बड़े आदमी का मौन। जो मृत्यु इतने दिन में आई है, मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे पितामह भीष्म की सरशैया पर मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी रही थी कि आप बता देना कब चलना है,
ऐसे ही मृत्यु खड़ी रही। ये 15 अगस्त का आकाश में फहरता हुआ तिरंगा, मुझे लगता है कि इसके पूरी तरह फहर जाने की प्रतीक्षा की अटल जी ने, बिल्कुल, और कहा कि मैं अपने देश के ऐसे महान पर्व पर, जिस पर मैंने कविता भी लिखी है, उन्होंने कविता भी 15 अगस्त पे लिखी, इसको मैं अभी वो नहीं होने देना चाहता, शोक की छाया में ये फहरे, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो जो कहा जाता है कि आयु ही मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने, योग नहीं जाने का इसे है अभी जानकर, और कोने में खड़ी रही मृत्यु शास्ति मानकर। तो ऐसे मुझे लगता है कि 14-15 अगस्त को जब सांस उखड़ी होगी, तब अटल जी ने कहा होगा कि भाई अभी योग नहीं है जाने का, देश हर्षोल्लास मना रहा है, एक दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब आप जीवन मृत्यु की बात कर रहे हैं तो इस पर भी अटल जी कुछ कह गए हैं, उसको भी सुन लेते हैं। जीवन के बारे में क्या कहा, जीवन क्या है, मरण क्या है, आइए देखिए। सुनने में विचित्र लगेगा, लेकिन जन्मदिन मुझे मृत्यु दिवस की याद दिलाता है। एक कविता में मैंने ये प्रश्न उठाया था कि जन्म का त्यौहार तो सब मनाते हैं, मगर मरण का त्यौहार क्यों नहीं मनाते? इस संसार में आना जैसे एक आनंद का क्षण है, वैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर पंथी का आगे बढ़ जाना, राहगीर का आगे बढ़ जाना, ये भी तो अपने में एक महत्वपूर्ण घटना है। मेरे संग्रह में एक कविता है, दूर कहीं कोई रोता है। इमरजेंसी के दौरान जब मैं नज़रबंदी में था तो मुझे कई महीनों बीमारी के कारण ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहना पड़ा था। मुझे ऊपर की मंजिल पर कोने में कमरा दिया गया था। रोज सवेरे 4 बजे 5 बजे मेरी आंख अचानक खुल जाती थी। कारण ये था कि मेरे कमरे के ठीक नीचे मॉर्चुरी थी। रात में जो बीमार मर जाते थे उनकी लाश लेने के लिए उनके घर वाले सवेरे इकट्ठे होते थे। उनका हृदय वेदी चीत्कार मुझे बेच जाता था। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन। बिछुड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। मृत्यु पर भी चिंतन। और देखिए, ऐसा नहीं है यश, अब ये जो यश मिला है ना, ये यश ऐसे नहीं मिला कि यूं ही मिल गया है। इसके लिए कितने लोगों के षड्यंत्र सहे हैं, अंतर विरोध सहे हैं, भयानक। उस समय के लोगों की टिप्पणियां सही हैं। हमारे एक अब्बास ताबिश शायर है, उनका एक शेर है कि ये जो साहिबे मसनद पे बिठाया गया मैं, ये जो साहिबे मसनद पे बिठाया गया मैं, शहर तोहमत तेरी गलियों में घुमाया गया मैं। तो वो मुझे दिन याद है सौरभ जी कि जब गाय बछड़ा की जोड़ी का जो बिल्ला होता था वो पीतल का होता था, और दीपक का जो बिल्ला होता था वो एक कागज के ऊपर काला ठप्पा लग के होता था। मेरी माँ दीपक को वोट देने जाती थी और हम छोटे छोटे बच्चे और मेरा बड़ा भाई उनसे मजाक करते थे कि कौन आपके दीपक को वोट देगा, तो उसने कहा ना वो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है। सो ये एक चमत्कार कमा लेना। नारा लगता था कि सरकार चलाना खेल नहीं, इस दीपक में तेल नहीं नारा लगाया जाता था। तो शहर तोहमत तेरी गलियों में घुमाया गया मैं, ये जो साहिबे मसनद पे बिठाया गया मैं। तो जिस साहिबे मसनद पर भारतीय जनता ने पुरुषार्थ के परम पराक्रमी कवि कुलभूषण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बिठाया है, ये एक दिन में नहीं मिली है। ये जो लोग कहते थे जब घुटने में बीमारी हुई और राणावत साहब ने ऑपरेशन किया तो कवि सम्मेलनों में बहुत जुमले चलते थे, बहुत जुमले। जब वो चल रही थी, शिखर वार्ता चल रही थी, दैनिक जागरण ने वो किया था और कई अखबारों ने, अटल जी खुद हंसे उस पर। जब उनके पास किसी ने पहुंचाया, कवि ने खुद हंसे। 3 दिन लग गए थे उसमें निर्णय लेने में। तो हमारे आगरा के एक कवि हैं हरीश जी, उन्होंने बहुत अच्छे टिप्पणी कर दी और बड़ी चल गई वो टिप्पणी कि जितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना। तभी ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले। जितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, घुटने नए नए हैं जल्दी न टेक देना। तो खुद हंसे इस पर। उस कवि को ढूंढवाया कि किसने लिखा है ये, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उन घुटनों में जो कष्ट हुआ वो उन पदयात्राओं का था।
उन संघ कार्यालय पे, भाजपा कार्यालय पे लोगों के घर रुकने का था। वो चने खा के जो यात्रा की है, किसी कपड़े की दुकान पे गए तो उसने कपड़ा नहीं दिया, तो उसने पैसे नहीं दिए चंदे के, तो कपड़ा ही दे दिया कि लो उसका झंडा बना लेना। ये जो आज जो तीसरी चौथी पीढ़ी आई है, मैं अपने पिता के किस्से सुनता हूं कि 11 किलोमीटर चल के कॉलेज पढ़ने गए, 6ठी से लेके 12वीं तक। फिर मैं अपने किस्से सुनाता हूं कि मैं कवि सम्मेलन में 100 रुपए पे गया। मेरी बेटी के पास ये किस्से हैं कि विश्वविद्यालय में इकोनॉमी क्लास से गई। उनके लिए यही कष्ट है, उनके लिए यही महान त्याग है जीवन का कि बाप उनका बिजनेस क्लास में जाता है, पापा आप तो देखो मैं इकोनॉमी क्लास में जाती हूँ इतनी दूर पढ़ने, तो उनका ये कष्ट है। तो ये जो तीसरी जो पीढ़ी पीछे चल रही थी, चौथी पीढ़ी, ये विधायकों की, ये सांसदों की, ये जो मुख्यमंत्रियों की चार्टर्ड प्लेन से जो रैलियां देखने जाते हैं, इंतजाम करने जाते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत, शांता कुमार, सुंदरलाल पटवा, इस सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, इनकी क्रोनोलॉजी ने याद होनी चाहिए। मैं तो पार्टी में, मेरा तो मतलब नहीं भाजपा से। जिस घुटने की आप जिक्र कर रहे हो, ये नागपुर की ही परिषद थी जहां एकदम उनको दर्द उठा और तुरंत उनको प्रमोद महाजन मुंबई शिफ्ट कर ले गए और राणावत के पास जो ऑपरेशन हुआ, तो नागपुर में भी बहुत दर्द होने के बाद भी घुटने टेके नहीं हुए। अरे तुम नागपुर में भी कभी घुटने टेके नहीं उस इंसान ने। नहीं, वो अटल बिहारी वाजपेयी की खेती का जो पुण्य फल इस समय एक पूरी पीढ़ी खा रही है। उसको इतना ही अनुरोध है कृपा पूर्वक कि भाई बाबा बाग लगा गया है, आम तो खाओ। लेकिन बाबा ने जाड़े पाले में, घाम में कैसे पानी लगाया था, कैसे निराई की थी। पेड़ नष्ट मत करो, उस पेड़ को नष्ट मत करो प्रभु, किसी प्रकार से उसमें घृणा का कीड़ा मत लगाओ बस, कि वो ऐसा हो जाए। क्योंकि आज की भीड़ ने, आज की जनता ने, आज के देश के रोने ने दिखा दिया है जिस तरह पूरा भारत। ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का एक चमत्कार ये भी है कि बहुत दिन बाद भारत एक दिख रहा है, राष्ट्रीय एकता दिख रही है। भारत जो है वो 15 अगस्त में भी कहीं मन रहा है, कहीं नहीं मन रहा है, कहीं पत्थर चल गया है, कहीं झंडा फहराने पे कुछ हो गया है। उमर अब्दुल्ला भी परेशान है, रो रहे हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, उधर दक्षिण से भी आ रहा है, इधर से भी, सब जगह से आ रहा है। पूरा भारत शोक में है, रो रहा है कि उनका एक इतना बड़ा 93 वर्ष में व्यक्ति गया। ये भी अटल जी से सीखना चाहिए, उनके वंशधरों को और दूसरी पार्टी के वंशधरों को भी। और बड़ा आंखें जुड़ा गई जब एम्स में उन्हें देखने के लिए प्रधानमंत्री और ये सब तो पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे, दूसरी पार्टी के लोग भी पहुंचे और दूसरी पार्टी के लोग भी बात कर रहे थे। ये बड़ी ही अच्छी सी बात है। शायद इसी तरह की लोकतांत्रिक मर्यादा और संसदीय मर्यादा अटल जी चाहते थे, जिसके वो पोषक थे, जिसके वो झंडा बरदार थे। तो उस विचार को अगर जिंदा रख पाए तो अगली साल अटल जी की पुण्यतिथि मनाने योग्य हो, नहीं तो फिर तो बस ये है कि मनाते हैं। वैसे फिर आपने भी कहा कि ये भी अटल जी को भी ये मुकाम ऐसी हासिल नहीं हो गया, क्या कुछ सहा है, क्या कुछ किया है, और क्या नहीं कहा है लोगों ने, क्या क्या आरोप नहीं सहे हैं और उनके कई बार आरोप जवाब भी नहीं दे पाए हैं। सरलता से कहते थे कि देखिए, मैं बीच में सुना रहा हूं, बल्गारिया से लौट के आए और अखबार में छप गई, कहीं से बात की, उनकी पार्टी के एक विशिष्ट पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मुखौटा हैं। तो उन्होंने 3 पंक्ति की चिट्ठी लिखी, केवल 3 पंक्ति की, कि विदेश प्रवास से वापस आ गया हूं, पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का बयान पढ़ा, विजयादशमी शुभ हो, और पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया। नहीं, एक वाक्य इसमें और था, आपने भी देखा होगा। मैं भूल गया हूँ शायद। अच्छा, आपने भी देखा होगा। देखिए कितने प्यार से कि बयान देखा, आपने भी देखा होगा, विजयादशमी शुभकामनाएं। और वो बात फिर इतनी अंदर तक गई, तो अपने एक वाक्य से, अपनी एक बात के, देखिए जिस समय चर्चा चल रही थी कि उप प्रधानमंत्री बना दिया गया आडवाणी जी को, फिर लोगों ने कहा राष्ट्रपति बना दो इन्हें, और एक पत्रकार ने ये लिख दिया, जो पत्रकार आज विभूषित है उनकी ओर से, उन्हीं के दल द्वारा, कि ये टाइम है गेट रिड ऑफ होने का अटल बिहारी वाजपेयी के भार से, ये लिख दिया। उस समय उन्होंने ये कह दिया वर्षगांठ मनाते हुए कि ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, अगला चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व, पूरा विमर्श बदल गया। तो फिर वो एक बार फिर वो छोटा सा हिस्सा भाषण का सुन लेते हैं जिसमें वो ये कहते थे कि पैर पकड़ लिया कि गलती हो, मैं डरता हूं तो केवल अपयश से डरता हूं। सुने, मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं।
सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। लेकिन ये जो उनके बारे में हमेशा कहा गया, वाजपेयी गलत पार्टी में है, अच्छे आदमी हैं, विचारधारा उनकी विचारधारा में निजी और पार्टी के डॉगमा में क्या कहीं कभी कोई अंतर नहीं रहा? बहुत अंतर, बहुत अंतर, कई बार हमेशा रहा और हमेशा वो दिखाई दिया। जब आपकी पार्टी के या वैचारिक परिवार के प्रमुख लोग आपके खिलाफ बोल रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपको देशद्रोही बता रहे हो, तो आप इसे समझ लीजिए किस तरह का मतभेद था। लेकिन वो झुके नहीं, उनसे जो कहा गया वो किया नहीं। उन्होंने उन लोगों को ही समझाया कि देखिए सरकार की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, संगठन की जरूरत अलग होती है। तो आप उन दोनों चीज़ों को मिलाइए मत। संगठन चलाना दूसरी बात है, सरकार जो है संविधान से बंधी हुई है। सरकार को संविधान से बाहर जाने की छूट नहीं है। ये बात जो है शायद इस टर्म में अब संघ परिवार के बाकी संगठनों को थोड़ी समझ में आ रही है। और देखिए एक बात और भी है, बड़ा नेता क्या होता है कि अटल जी के सामने, अटल जी ने नेहरू जी के साथ राजनीति शुरू की, 4 पीढ़ियों के साथ राजनीति की है। नेहरू जी के साथ सदन में रहे, नेहरू जी ने कहा यह लड़का प्रधानमंत्री बनेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में तो निखरे, समय ही वो था, बॉबी फिल्म रिलीज की गई, और जब बहुत दिन बाद मिले हैं दीवाने, ये कब तक रहेगी आजाद। उन्होंने जब रामलीला मैदान में को दुर्गा कहा तो उससे पार्टी नाराज हुई थी, उससे पार्टी नाराज हुआ था। और उसके बाद आपातकाल में जब भारतीय लोकतंत्र की निष्कंप दीप शिखा श्रीमती इंदिरा गांधी के अहमन्य व्यवहार से कपकपाई, तो जो हथेलियां उसके चारों तरफ आके लगी, उनमें एक हथेली अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी। ये उन्हीं का चमत्कार था। उनके अडवाणी जी की नीति थी कि वामपंथियों के साथ खड़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने वो समय देखा जिसमें एक तरफ भारतीय एबीवीपी का लड़का खड़ा हुआ और एक तरफ एसएफआई का लड़का खड़ा हुआ है। ये विश्वविद्यालयों ने समय देखा। उसके बाद राजीव गांधी के साथ राजनीति करी, और जब वो अपना विराम ले रहे थे भारतीय राजनीति, उस समय अब कांग्रेस के नवनिहाल उस समय प्रवेश कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन इन 4 पीढ़ियों के साथ लोग बने, लोगों के कद बने, लोग प्रधानमंत्री बने, लोग लोकप्रिय हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह देखे, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। बनारस के विद्वत परिषद ने उनका मस्तकाभिषेक कर दिया। लेकिन अटल जी कुंठित नहीं हुए, अटल जी की आभा क्षीण नहीं हुई। आज मैं पार्टियों में देखता हूं, किसी व्यक्ति के जी ने कहा कि लोगों ने मिलना बंद कर दिया था, लोगों ने वहां तक पहुंचना बंद कर दिया था कि चर्चा ना हो जाएगी। लेकिन उन्हें पता था कि उनकी जन स्वीकृति कितनी बड़ी है,
उनका विचार के प्रति जो अपना अस्तित्व के अंदर से आवाज है सत्य की, वो कितनी बड़ी है। तो अटल जी धैर्य भी सिखाते हैं, राजनीतिक धैर्य, कच्चे लोभ में नहीं फंसना। जो कह रहे थे ना सरकार बना लेते, आप सौरभ कह रहे थे अगर सरकार बना लेते तो कभी सरकार ना बनती। कल्याण सिंह ने बनाई, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन हो गया। 1993 में एक प्रयास ये हुआ कि बीजेपी से अटल जी निकले, कांग्रेस से कुछ लोग निकले, अच्छे लोग, दूसरी पार्टियों से, जनता दल से निकले, एक नई पार्टी बने और अटल जी उसका नेतृत्व करें जी। उनके पास प्रस्ताव लेकर जाने वालों में प्रभाष जी भी थे। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जीते जी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पद मिल रहा हो, ये इसको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए और तैयार जो नहीं सौरभ हूं। पूछ रहे हैं, जो आपने प्रदीप जी से सवाल पूछा सौरभ, एक आध बार नहीं, 1.5-2 वर्ष हाशिए पर रहे हैं अपनी पार्टी में। हाँ हाँ नहीं, 89 से 93 तक उनको ऐसी लीडर स्थिति रही पोजीशन है नहीं बनाया गया। कि ऐसी स्थिति रही है कि मतलब आप कहीं कुछ है ही नहीं, और उसके बाद भी उनकी आभा में कोई कमी नहीं है। जब नंबर नहीं था तो हाउस को लीड करते थे अपोजिशन के तरफ, और जब नंबर था तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने। और आप पूछिए शिव कुमार जी से, अपोजिशन के लीडर बने लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन अडवाणी जी को बना दिया। अडवाणी जी को बना दिया गया, और कैसे बनाया गया, किस दबाव में बनाया गया, वो भी एक कहानी है। लेकिन इतना ज्यादा संसदीय मर्यादाओं का ध्यान के जो संसद में उनके साथ लोग रहे, जो अनुचर रहे, वो बताते थे कि पत्रकारों से बात कर रहे हैं और अगर कोरम की घंटी बज गई तो कान के साथ इतनी ज्यादा उसका तादाद में हो गया तक उठ के चल देते थे, लगभग भागने की मुद्रा में। उनको लगता था मैं ही पहुंच के कोरम पूरा करूं। आज जब महत्वपूर्ण चर्चाओं में बड़े बड़े लोग गायब रहते हैं, ऐसे समय में अटल जी ने उस गुंबद के नीचे बहुत आवाजें गूंजी हैं। उस गुंबद में बहुत लोग अलग अलग बल के सहारे प्रवेश भी किया है लोगों ने, उसकी खरीद फरोख्त भी हुई है। उस पवित्र मंदिर में नोटों की गड्डियां भी लहराई गई हैं, वहां घूसे भी चले हैं, वहां सब कुछ हुआ है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज उस गुंबद ने इतने वर्ष सुनी है, ये भी संसद के एक प्रमुख उपलब्धियों में माना जाएगा। भारतीय पार्लियामेंट की एक अचीवमेंट है कि उसने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रांजल वक्ता सुना। कल पार्टी के अध्यक्ष ने उनको याद करते हुए कहा, अमित शाह ने, कि उन्होंने एक बीज को वट वृक्ष बनाया। बीजेपी की बात कर रहे थे, तो ये बीज जब रोपा गया था, वो 6 अप्रैल 1980 का भाषण जो उन्होंने दिया बीजेपी के निर्माण के बाद, अटल जी ने, एक बार वो सुनते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1980 को की गई वो भविष्यवाणी, ये केवल लफाजी नहीं है, इसके पीछे संकल्प है। इसके पीछे वो 27 वर्ष का युवक है जो भारतीय राजनीति में कूदा, जो इन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर में जेल में बंद होते हुए देखा, जिसने पांचजन्य का संपादन किया, वीर अर्जुन का संपादन किया, और उसके बाद 1980 से लेकर अनवरत इस देश की यात्राएं की। हर चौराहे पर अटल बिहारी। मैं आपातकाल की एक मुझे सभा याद है, उसमें बाबरी मस्जिद के जो उस समय के इमाम थे, शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब, वो भी थे उसमें, अटल जी भी थे उसमें, और चंद्रशेखर जी भी थे उसके अंदर। मैं बहुत छोटा सा था अपने पिताजी के साथ। जामा मस्जिद के इमाम, बाबरी के नहीं। हाँ, जामा मस्जिद के इमाम, माफी चाहता हूँ, उनको सुनने के लिए गया था। और मुझे चंद्रशेखर जी के उच्चारण पर, चूंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ था जब वो कहते थे 1970 में 1900, मात्रा चढ़ाते थे, बलिया का बहुत ही प्रांजल उच्चारण था उनका। तो उन्हें सुनने के लिए गए, इतनी दूर से उन्हें लोग सुनने के लिए आते थे। इंदौर में भाऊ वहां से हैं, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया हुआ था, सुदूर कहीं किसी इंदौर के 30-40 किलोमीटर दूर। सुबह की ट्रेन मालवा चलती थी, उससे मैं उतर गया और सरवटे बस अड्डे के सामने गिरी लॉज है, उसमें जाके रुका हुआ था, जैसा व्यवस्था थी। और मैंने देखा बाहर पोस्टर लगे हुए बड़े बड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा मऊ में, पास में। तो मैंने अपने साथ के एक दूसरे कवि से कहा कि कवि सम्मेलन तो रात को है यार, और दिन भर यहाँ तुम बैठे रहोगे। उसकी दूसरे व्यसन थे, उसकी दूसरी इच्छाएं थी। मैंने कहा भाई तू तेरा जान। वो बोला कहाँ चलेंगे यार सुनने। मैं अकेला निकला, मैंने सिटी बस पकड़ी लोकल, मैं गया और मऊ के आखिरी आदमी के तौर पर मैंने खड़े होकर वो उनका भाषण सुना। क्या
मनहर भाषण दिया, क्या अद्भुत भाषण दिया। और स्मृति इतनी बढ़िया थी। हमारे एक हापुड़ से विधायक हमारे बड़े भाई जैसे थे, लड़ रहे थे, हम उनके साथ रहते थे, तो हम चुनाव की तैयारी उन्हें करा रहे थे, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से। तो उनका नाम विजेंद्र है, जीते भी विधायक भी बने। तो अटल जी ने पूछा सभा के लिए कि विजेंद्र होना चाहिए, तो उन्होंने लिखा कि साहब वो बचपन में माँ बाप ने विजेंद्र लिखवा दिया तो विजेंद्र हो गया। एक बार की बात थी, अटल जी को ये बात याद रही। 2-3 बार जब वो मिले तो वो कहते थे भाई ये वो विजेंद्र हैं जिनकी स्पेलिंग बी से शुरू होती है। तो इतना ज्यादा अपने इतने सारे विधायक उनके, इतने सारे कार्यकर्ता उनके, अटल जी की एक झलक पाने के लिए पूरा भाजपा परिवार लालायित रहता था। लेकिन ऐसे ध्यान रखना, स्मरण रखना, ये एक बड़े नेता की पहचान है। ये जिनके चरित्रों में कलफ लगे हुए हैं इस समय राजनीति में, हर दल में, कपड़ों में नहीं, इनके अस्तित्व में कलफ लगे हुए हैं। गर्दन इधर से इधर नहीं मुड़ती है। इनको सीखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का शतांश बनने के लिए खुद को कितना गलाना पड़ता है, इस अहंकार, इससे। और उन्होंने कहा भी, प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि अपनों को गले ना लगा सकूं, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि अपनों को गले ना लगा सकूं। अटल जी का निधन होने के बाद आज सुबह से जो व्हाट्सएप पे लोग फोटो पोस्ट कर रहे हैं, शायद ही कुछ इस देश का कोई कस्बा होगा जहां अटल जी का फोटो खाना परोसते हुए अटल जी के साथ इस जगह पे पत्रकारों के फोटो पूरे देश से आ रहे हैं और सबके पास अपने संस्मरण है। हाँ। अभी मैं एक पत्रकार मित्र का वो देख रहा था संस्मरण, उन्होंने फोटो लगा रखा था माला डलवाते, उसने लिखा कि मुझे माला पहनानी थी, मुझे पुरस्कार मिला था किसी रिपोर्टिंग पे, तो मैं उन्हें माला पहनाना चाहता था, मुझसे बोले कि आज के दूल्हा तो तुम हो, और माला लेके उनके गले में डाल दी। छोटा सा क्षण है, लेकिन छोटा सा क्षण याद रह गया। नेता का यही काम है कि नायक अपने चरित्र से, अपने बोलचाल से, अपनी बात से लाखों लाख लोगों को उद्दीप्त करता है, उसी से व्यक्ति बनता है। मतलब जो अटल जी ने किया वो नायकत्व जो है वो नेहरू में था, अटल जी में था। जो मैंने बताया कि खाना छोड़ दिया हमारे पिताजी ने, वो लाल बहादुर शास्त्री में था। तो ये जन स्वीकार्यता, वोटों के प्रतिशत 32, 33, 34 होने, ये बहुत सरल बात है। हमने भी देखे हैं 55, हाँ। गली गली घूम के 150-200 रैली करके गला फाड़ के हमने भी 55 देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद जन स्वीकार करना कि लोग आपसे घृणा ना करें, पार्लियामेंट का गणित वोट परसेंटेज इससे ज्यादा है लोक स्वीकृति, लोक परसेंटेज। ये बहुत अच्छी बात को कर रहे हैं हम अशोक जी की, कि वोट परसेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोक परसेंट। और लोक परसेंट आपके साथ हमेशा रहता है। 10 साल नेपथ्य में जाने के बाद भी वो लोक परसेंट आपके सामने 100% मिली होंगी पार्लियामेंट में वोट। अटल जी को पता नहीं कितनी मिली है, 2 बार तो जमानत जब्त हुई, और खुद ने अपनी हार पर कविता लिखी, चौराहे पर लुटता चीर प्यादे से पिट गया वजीर। हाँ। खुद ही लिखी, अपना प्रयास खुद उठाया, अपनी मजाक खुद की। लेकिन आज 100% लोक परसेंटेज जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ है। ये 32%, 33%, 54% वाले अहंकारियों को समझना चाहिए कि अगर जीवित रहना है पृथ्वी पर, स्मृतियों में जीवित रहना है, तो अटल जी जैसा लोक परसेंट पाओ। सीखने को तो खैर बहुत कुछ है अटल जी से, और खास तौर पर आज की राजनीति में विरोधी पर हमला भी हो तो कैसा हो कि उसे जवाब भी मिल जाए लेकिन उसका दिल भी आहत ना हो। 19 अगस्त 2003 अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब दे रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को विश्वास मत आसानी से हासिल हुआ था, लेकिन सुनिए उन्होंने सोनिया गांधी के आरोपों का जवाब उस दिन कैसे दिया था। बहुत ही बढ़िया भाषण है, तो बहुत उत्तम भाषण। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। जब अटल जी को आप बोलते सुन रहे थे, उनके चेहरे के भाव पर आपकी एक आंख निकल रही थी। देखिए, वो जो बोल रहे हैं ना सौरभ, वो उस वाक्य को भाषण की तरह नहीं बोल रहे। वेद में एक पंक्ति है, लोक सहस्त्र चक्षु, लोक सहस्त्रों आंखों वाला है। आप जब बोलते हैं तो लोग आपके पीछे की भाषा का सच पहचान लेते हैं। आप कितना भी भाषण दीजिए, आप कितना ही मनहर भाषण दीजिए, कितनी भी आप तालियों की एम्बियंस जुड़वाइए, लोग पहचान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं या बनावटी बोल रहे हैं। आज बहुत लोग अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलना चाहते हैं इस देश में। बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनकी पार्टी में भी और दूसरी पार्टियों में भी। लेकिन ना तो उनको ऐसे स्वीकार्य मिलता, ना उनको ऐसे जनता चाहती है, ना उनको समझती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सच नहीं बोल रहे। यहाँ जो अटल जी बोल रहे हैं वो शब्द होंगे, शब्द होंगे, भाव होगा, भंगिमाएं होगी, लेकिन दिल से निकलते नहीं। हाँ, और ये जनता पकड़ती है, दिल से कौन बोलता है और ऊपरी अटल कौन जी बोलता है। हमारे लिए तो वरिण्य। देखिए अशोक जी, मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए, मुझ जैसे सामान्य राजनीति के विद्यार्थी के लिए इसलिए वरिण्य है कि अटल जी ने ये आत्मविश्वास पैदा किया एक पूरी पीढ़ी के नवयुवकों में, नवयुवतियों में, कि आप बिना मस्तिष्क की उलट बांसियां किए भी लोकप्रिय हो सकते हो। हमारे यहाँ एक शायर हैं अब्दुल बारी, उनका एक शेर है कि तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। तो राजनीति में लोग जमाने की राह से आ रहे हैं। इतने परसेंट दलित, इतने परसेंट मुसलमान, इतने परसेंट हिंदू, इतना अगड़ा, इतना पीछा, इतना गुप्ता, इतना शर्मा। तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। ये जो व्यक्तित्व आपके सामने इस समय बोल रहा है, ये दिल के रास्ते से आया हुआ आखिरी आदमी है। ये आखिरी आवाज है। होंगे लोग अपने अपने गणपति, सब पार्टियों के हैं जो मानते हैं कि हमारा गणपति है, हमारा गणपति है। छोटा मोटा हमारे पास भी है, सबके पास अपना अपना है। लेकिन ये ना गणपति है, ये आशुतोष है, ये शंकर है, जिसके कंठ में विष है और अमृत बाकियों को बांटने के लिए। ये जो पीछे चले थे, ये अमृत छके हुए लोग चले थे। आज जो पीछे देवेंद्र फडणवीस थे, पीछे शिशु मंदिर में पढ़ाने वाले शिवराज सिंह चौहान थे, पीछे वो जिनको कहते थे कि वो डॉक्टर कैसा है छत्तीसगढ़ का, पूछते थे, बातचीत करते में रमन सिंह के बारे में, अच्छा वो डॉक्टर, तो ये वो डॉक्टर थे। ये वो सब वो लोग थे जो अमृत पान किए हुए हैं। लेकिन इस समुद्र मंथन का, राजनीति के, इस दक्षिणपंथी राजनीति के समुद्र मंथन का विष जिन लोगों ने पिया है, उनमें से एक चला गया और एक मौजूद है। कुछ बूंदें उनके कंठ में भी हैं। आज मैं जब देख रहा था उन्हें, तो मुझे जितनी ज्यादा करुणा और जितना भाव विह्वल में अटल जी को देखकर हुआ, उतना ही मैं लाख असहमति हैं अडवाणी जी की राजनीति से, अडवाणी जी के राजनीतिक विचार और उसके इंप्लीमेंटेशन से 1000 असहमतियां मुझे भी होंगी, लोगों को भी होंगी। लेकिन भारतीय राजनीति ने उन जैसा भी इतना बड़ा स्टालवार्ट, इतना लंबा समय, इतना अध्ययन, भाषा की मर्यादा, एक शब्द इधर से इधर नहीं हुई। जो अपना उनका विचार है, आप उससे असहमत रहिए, उसके खिलाफ चुनाव लड़िए, जनता को समझाइए इनका विचार खराब है। लेकिन बड़ा अमृत बांटा है इन्होंने अपनी पार्टी जी की उपमा दी आपने। उनकी बारात में सब थे, लेकिन सब उनके फॉलोअर थे। हाँ, वो सबको उन्होंने अपने रंग में ढाला। उन्होंने भूत प्रेत को भटकने नहीं दिया, उनको भी उन्होंने एक देवत्व दिया, क्योंकि वो शिव जी के बारात में थे, उनके साथ थे। अशोक जी, हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में पूरी पार्टी का कार्यकर्ता और देश का नागरिक और उनका वोटर ये भरोसा रखे कि कोई भी चुप रहे, ये तो बोलेगा, कुछ गलत होगा तो ये तो बोलेगा। और जिस दिन आप पार्टियों को इन आवाजों से निर्मूल कर दोगे, उस दिन से आप लोकतंत्र बाहर का छोड़िए, अपनी पार्टी का नहीं बचा पाओगे। और आज की तिथि में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं,
उनमें इस तरह की आवाजों की प्राथमिकता नहीं। आलोचना कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, अब आप खत्म हो जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी का क्या जबरदस्त वर्चस्व था, क्या देश प्रेम करता था उन्हें, लेकिन उनको 4 लोगों ने बैठ के और उनके प्रिय पुत्र ने बैठ के समझाया कि आप ही सब कुछ है, आप जो चाहें कर देंगी। हमारे एक संत ने भी कह दिया अनुशासन पर्व है, देश बोला थोड़ी। बीएल जोशी साहब चले गए, दिल्ली के राज्यपाल हुआ करते थे, आईबी के चीफ थे, उन्होंने रिपोर्ट दी 300 सीट की, आपको याद होगा प्रदीप जी कि 300 सीट मिलेंगी। मैडम गई, चुनाव हार गई। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे घर पे बुश का रेडियो बजता था और देवकीनंदन पांडे समाचार पढ़ते थे। उत्तर प्रदेश कुल सीटें 85, चुनाव हुआ 85, जनता पार्टी 85, कांग्रेस 0। बिहार कुल सीटें 45, चुनाव हुआ 54, कुल चुनाव हुआ 54, जनता पार्टी 54, कांग्रेस पार्टी। पहली सीट राजस्थान में जाके मिली, पहला खाता खुला। तो जो लोग इस अहंकार में हैं, सत्ता के में, प्रभुत्व के में, वर्चस्व के में, उनसे निवेदन है कि आज इस चिता से उठती हुई अग्नि शिखाओं को दोबारा ध्यान से देखें, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण दोबारा सुने और पढ़ें और समझें कि अगर जीवन में जाते हुए ये जो करोड़ों करोड़ आंख रोई हैं, अगर ऐसी एक भी आंख के आंसू देखना चाहते हो अपने पीछे, तो उसके लिए अपने अपने अहंकार से नीचे उतरो। जो उर्दू में एक शेर है कि उतर कर कसरे आली से हमारे रूबरू आओ, बुलंदी से हमारे कद का अंदाजा नहीं होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के जनमानस के पास उतर कर नीचे गए। लेकिन वो वही कर सकता है जो अपने लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए सोचे, या जिसमें असुरक्षा बोध ना हो। हाँ, जिसके अंदर खुद इतना हो कि क्या हो जाएगा, हम तो जैसे ही रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ये जानते थे कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार चाहे अडवाणी जी को बना दो, चाहे कुछ कर दो, संग नाराज हो जाए, सुदर्शन जी सहमत ना हो, अशोक जी कुछ बोल दें, उसके बाद मैं अटल बिहारी वाजपेयी तो हूं और मैं रहूंगा। कुमार, इसके लिए प्रामाणिकता चाहिए। यदि आप प्रामाणिक हो, सत्व अंदर हो, सत्व हो, तो फिर आपको असुरक्षा का कभी भय होता ही नहीं। और ये देखिए, ये केवल सरकार में नहीं, सत्ता में नहीं, ये सब जगह चलता है। जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, उसमें जब हमारे पास सौरभ गांगुली जैसा कप्तान आया, जब सचिन तेंदुलकर जैसा कप्तान आया, तो हमने राइज करना शुरू किया, क्योंकि उन दोनों को खुद को असुरक्षा बोध कुछ नहीं था। वो विश्व के माने हुए बल्लेबाज ऑलरेडी थे, तो उन्होंने पूरी पार्टी को दोस्तों के और भाइयों की तरह ग्रूम करा। तो अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात से क्या सुरक्षा बोध होगा कि हिमाचल में शांता कुमार हैं, कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत हैं, कि मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा हैं, कि इधर कुशाभाऊ ठाकरे हैं। उन्होंने सबको आगे बढ़ाया और सबको, जिनके प्रति विनम्रता का, राजमाता के प्रति कितना विनम्र भाव था, सार्वजनिक रूप से उन्हें जो अभिवादन वो करते थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उनके पुत्र से चुनाव भी हारे। हाँ, और तब राजमाता ने कहा कि एक मेरा पुत्र है और एक देश का पुत्र है, कितनी बड़ी बात, भारत का पुत्र है। हाँ, मैं भारत के पुत्र के लिए आपको वोट मांगने के लिए कहती है। वो भी कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा होगा। चलिए इसी बात पर एक और बात अटल जी की सुनाते हैं आपको। पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी चलाएगी कैसे, इसकी परिभाषा भी उन्होंने गढ़ी। एक सूत्र वाक्य दिया उन्होंने, मतभेद हो मनभेद नहीं। बहुत बड़ा वाक्य है। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या बात है। एक कहने की बात है कि मतभेद हो मनभेद ना हो, और एक है उसको जीना। जिया उन्होंने। नहीं, वो वही कर सकता है जो इटरनल डेमोक्रेट, जो अंदर जीता हो, अंदर से जो लोकतांत्रिक है, वही इस तरह की बात कह सकता है और उस रास्ते पे चलता है। आप देखिए ना, अभी कल मैं देख रहा था किसी चैनल पे, अरुण शौरी जी इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे मैं बिल्कुल नया व्यक्ति था और मैं कैबिनेट में बैठ के कह देता था नहीं अटल जी ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होगा। तो उस प्रस्ताव पर कोई, अब अटल जी के सामने कोई बोले, उसके बाद कहते थे भाई क्यों नहीं होगा, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है। और जब फिर ज्यादा बहस पे कहते थे अच्छा इस बिंदु को छोड़कर अगले पर चलते हैं। डेमोक्रेट होना, देखिए सौरभ, बहुत मैंने जनसत्ता में प्रदीप भाई साहब को पढ़ा है, लेख पढ़ा। जनसत्ता मेरी प्रिय खुराक रहा है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है राजनीतिक समीक्षा की। राम अयोध्या से निकले और दुनिया की सबसे बड़ी अहंकारी शक्ति को उन्होंने पराजित किया, तो रास्ते में राजवंशों की सहायता नहीं ली। जिस जगह से उनकी प्राणों से प्रिय पत्नी का अपहरण हुआ, जिसे वो अपने भुजबल से जीत कर लाए थे, उसके बिल्कुल बगल में उनकी नंदसाल है, छत्तीसगढ़, कौशल प्रदेश।
वो अपने अपने नाना के पास नहीं गए, अपने मामा के पास नहीं गए। उन्होंने वंचितों, दलितों, पिछड़ों को लिया साथ में, मल्लाहों को साथ लिया, शबरी को लिया, केवट को लिया, यक्ष प्रजाति को लिया, वनवासियों को लिया और उनको गले लगाकर वो आगे बढ़े। इसीलिए उनकी द्वारा रावण की पराजय इतिहास बनी, दिवाली बनी, दशहरा बनी। वरना तो रावण को तो सहस्त्रबाहु भी हरा चुका था, बाली भी हरा चुका था। कौन सी नई बात है? तीसरे आदमी ने हरा लिया, कोई सी नई बात है? तो सरकारें तो आ जा रही थी, प्रधानमंत्री तो बन रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश की सामान्य आवाजें जो थीं, हाशिए पर पड़े हुए जो लोग थे, उनको एक अग्रीभूत किया। और जनसंघ का विचार जो था, भारतीय जनता पार्टी का विचार था, जो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार है दीनदयाल जी का, और जो उस तरह का विचार है राष्ट्रीयता का, उसके धागे में भारत की धर्मनिरपेक्षता पिरोधी। हिंदू रग रग हिंदू जीवन मेरा परिचय लिखने वाला 15 वर्ष का युवक जब पार्लियामेंट में पहुंचा पहली बार, तो उसे वहां एक और सितारा खड़ा मिला जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी आभा से पूरा एशिया महाद्वीप जगमगा रहा था। मतलब नेहरू, नासिर, टीटो, ये त्रयी होती थी। और उन्होंने वो ऑब्सेस्ड हो गए अटल जी से। अटल जी के जीवन में नेहरू जी का इतना योगदान है कि नेहरू जी ने अटल जी की दृष्टि को विस्तार दिया, उसे अखिल भारतीय बनाया। और ये काम आया अटल बिहारी वाजपेयी के तब, जब उन्होंने खिचड़ी सरकार चलाई। अखबार ने छाप दिया कि खिचड़ी सरकार है, कैसे चलेगी। सुबह टंडन जी ने जाके अखबार दिया कि ये छपा है कि बहुत मुश्किल है, तो यूं पढ़ा उसका निर्णय और बोले आप तो जानते हैं हमको खिचड़ी बनानी भी बहुत अच्छी आती है, खानी भी बहुत अच्छी है, चलानी भी अच्छी कर लेंगे। खिचड़ी के शौकीन थे, खिचड़ी अच्छी बनाते थे। तो ये जो सबको साथ लेने का, ये ना नायडू जाते थे अंदर, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से, ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, और बाहर आके कहते थे हमारी बात हो गई है और सब मिलके देश का निर्माण करेंगे। आपने राम की बात कही। अच्छा, उन्होंने मैं इनकी बात पे एक बयान, एक उनका अंश और सुनाना चाहता हूँ भाषण का, फिर आपकी बात, माफी चाहता हूँ रोक रहा हूँ बीच में आपको। आपने नेहरू जी का जिक्र किया था, तो नेहरू जी के बारे में उनके क्या विचार थे, इसकी एक और बात उनकी अटल जी की हमको मिली है। और ये उनकी इन बातों से ये ज़रूर साफ होता है कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा आदमी जो दिल में था वही जुबान पर था। सुनिए। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था, नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। अच्छा, ये बात जो आगे चली गई बात, आजकल ऐसी आलोचना करें तो आपकी आलोचना आखिरी हो जाएगी, आखिरी हो जाएगी, फिर आप बोल ही नहीं पाएंगे। पता नहीं किस दिन आपको ट्रक मार जाएगा, किस दिन ईडी आपके यहाँ घुस जाएगी, सीबीआई आपके यहाँ घुस जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो और आगे की बात हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी तो मतलब जब ये बोल कर गए उससे बाद की बात है ये तो भाई। मैं जो कुमार ने जो एग्जाम्पल दिया था राम का, तो उसी का जब बॉम्बे का जो मुंबई का जो भाषण है अटल जी का, उसमें उन्होंने शिवाजी और महात्मा फुले का जिक्र किया पहले भाषण। तो शिवाजी ने वही अनुकरण किया जो राम ने किया। शिवाजी ने अपना जो साम्राज्य बनाया मराठों के भरोसे नहीं बनाया। उन्होंने अपने बेटे संभाजी को लिखा हुआ पत्र आर्काइव्स में है, उसमें वो लिखते हैं कि यदि ये मराठा साम्राज्य आपको संभालना है तो आप मराठों के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि मराठे आपको जागीर मांगेंगे। आपको ये राज्य, ये श्री का राज्य यानी शिव जी का राज्य जो है, ये राज्य बनाया है 12 पगड़ी यानी
12 जाति के जो लोग हैं उन्होंने उसमें पिछड़े जाति के हैं, आदिवासी है, ओबीसीज है, तो 12 पकड़ी के इन लोगों को साथ में रखो। और शिवाजी के पूरे कार्यकाल में आप देखोगे तो सारे पिछड़े जाति के लोग, किसान लोग, ओबीसी लोग, ये शिवाजी के साथ थे। जैसा राम ने जंगल में वानरों की सेना खड़ी करके रावण को ललकारा। नहीं देखिए, विकेंद्रीयकरण भी आप देखिए कि राज्यों का बनाना, छोटे राज्यों का निर्माण, इस महत्ता को समझना, और दूसरे उनके मंत्रियों से बात कीजिए जो उनके साथ मंत्री थे। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोनों जगह काम किया है, जिन्होंने अब भी कर रहे हैं तब भी किया है, कुछ लोगों ने अब नहीं किया है। आप उनसे पूछिए, काम दे दिया और उसके बाद सामने वाला जाने, उसको पूरी आजादी उन्होंने दी। आज डॉक्टर रमन सिंह थे, हमने उनसे सवाल पूछा अच्छा। कि आप इसकी कैसे सरकार चलाते थे, तो वो ये कहते थे कि बहुत बारीक, हम पर ऐसा नहीं था कि हर काम पर हमारी नजर रखते थे, लेकिन एक मूल मंत्र दे दिया करते थे, मार्गदर्शन दे दिया करते थे, और फिर उन पर भरोसा एक बात रमन सिंह ने बहुत पते बना के कि ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ये जो रमन ताकत सिंह है, ने ये कहा कि एक बार आके सिर्फ भाषण रायपुर में कह गए थे कि सरकार आई तो हम छत्तीसगढ़ दे देंगे। बोले एक बार बोलने पे छत्तीसगढ़ दे दिया, ये क्रेडिबिलिटी थी उस आदमी की। नहीं तो ये तो उन्होंने तो दे दिया, ये तो उनकी शक्तिमत्ता थी। हाँ। लेकिन एक नेता ये बोले कि मैं ये दे दूंगा और लोग उस पर भरोसा कर लें कि ये दे देगा, बाद में वो अटल बिहारी चुनावी वाजपेयी- जुमला हो जाए। हाँ, चुनावी जुमला हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये तय कर दिया कि अगर हम कह रहे हैं, अटल जी बोल रहे हैं तो हो जाएगा, अटल जी बोल रहे हैं तो वो होगा जरूर।